फैशन वीक्स तो हर जगह हो रहे हैं। खर्चे का आइडिया दो, अगर किसी को जाना है लाख रुपए में हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है फोटोशूट और वीडियो शूट कराने का। तो मॉडल्स भी आपको नहीं चाहिए, लॉजिकली मेकअप भी आपको नहीं चाहिए, आपको बस कपड़े देने हैं, आपको सब कुछ वीडियो शूट सब कुछ होके मिल रहा है। 50% इंडिया जो साड़ी पहन रहा है वो पावरलूम पहन रहा है। हैंडलूम में स्केल नहीं है। साड़ी मार्केट में सबसे जल्दी कॉपी बनती है, वहाँ पे ब्रांड नहीं बन सकता, वो एक लेगेसी चीजें हैं। आप टैंक फंडिंग के लिए ही नहीं जाते हैं, मार्केटिंग के लिए जाता हूँ। अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जैसे इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है। साथ में कैक घट गया, जो ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे थे वो कन्वर्ट हो गए। आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो आपको बताने वाले हैं कपड़ों की इंडस्ट्री के बारे में। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे साड़ी के बारे में, जो कि एक ऐसी चीज है, लोग उसको शादी में पहनना पसंद करते हैं, लोग उसको फील करना पसंद करते हैं। ये उस चीज को ऑनलाइन बेच रहे हैं। वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश बरजाता और मैं फाउंडर हूँ द diva.com, दीवा द ऑनलाइन साड़ी स्टोर का। आप मेरे को जानते होंगे शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 से। ये ब्रांड हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था और आज शार्क टैंक इंडिया के बाद हम साहिल भैया के शो पे आ गए। ठीक है, तो मेरे को स्टार्टिंग बताओ कैसे शुरू किया था आपने? मेरी हैदराबाद में एक्चुअली जॉब लगी हुई थी, मैं वहाँ पे नौकरी कर रहा था। उस पर 26-27 लाख रुपए का पैकेज था। तो वहाँ पे मेरी रियल एस्टेट में जॉब थी। तो मेरे जो क्लाइंट्स थे वो सारे हाई लेवल क्लाइंट्स हुआ करते थे हैदराबाद के। तो वहाँ पे एक साड़ी मैन्युफैक्चरर थे जो कि मेरे क्लाइंट थे। तो मेरा क्या बैकग्राउंड भी टेक्सटाइल रहा है। मेरे पापा भी कपड़े की दुकान करते हैं, मेरी मम्मी भी कपड़े की दुकान करती है, और मेरे दादाजी से फेरी लगा लगा के कपड़ा बेचा करते थे। तो जब मैं उनसे मिला तो वो जो इंडस्ट्री थी, जो साड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो मेरे को उससे हुआ कि मैंने कहा सही है साड़ीज़ वगैरह की, थोड़ा बताओ मेरे को इंडस्ट्री के बारे में बताओ। तो वो ना पर्टिकुलरली एक बिल बना रहे थे साड़ीज़ का, यहाँ पे 100 साड़ियों का बिल बन रहा था और टोटल 30,000 का बिल था। तो 300 रुपये की एक साड़ी थी और मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से पूछा, मैंने कहा 300 की साड़ी कौन पहनता है? उन्होंने एकदम झट से जवाब दिया कि 300 की साड़ी सब पहनेंगे जब ये मार्केट में 1500-2000 की बिकेगी। और एक छोटी सी चीज़ ने मेरे को ट्रिगर किया कि मैंने कहा यार अपनी कंट्री में एक चीज़ 300 की बन रही है और वहीं पे 1500 की बिक रही है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने मेरे को एक चेन के बारे में बताया कि जो साड़ी है वो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर के पास जाती है, फिर वो रिटेलर के पास जाती है, फिर फाइनली कंज्यूमर के पास जाती है। अब हर बंदा 10-10% भी अपना रखेगा तो 50% तो ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा वो। बस मैंने सोच लिया कि मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं चेन को। सिंपल सा आइडिया है, मैंने कहा मैन्युफैक्चर टू कस्टमर कर देते हैं, खत्म बात। लेकिन जब घर पहुंचे, रिसर्च किया, तो पता चला कि इंडस्ट्री इतनी ही नहीं है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और उस टाइम पर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे पास 38,000 करोड़ की तब मार्केट थी, साड़ी मार्केट। ग्रोइंग मार्केट थी, कंटिन्यूसली 5% 6% CAGR के साथ ग्रो भी कर रही थी। फिर ये भी पता चला कि सिर्फ 1-2 नहीं, साड़ी की 100+ वेराइटीज़ जो इंडिया में बनती हैं लेकिन बिकती नहीं है। ऑनलाइन अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो आप हार्डली 5 या 7 ही कैटेगरीज आपको मिलेंगी ढूंढ देखने पे। फिर हमारा जो आइडिया ये बना कि अब हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ साड़ीज़ होंगी और जितनी वैरायटीज़ इंडिया में बन रही है वो सारी की सारी वैरायटीज़ हम प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, और सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को। तो जो साड़ी मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन मान लो अगर X प्राइस पे बिक रही है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर X माइनस 30%, 40% या 50% बिकनी चाहिए। बस इस सिंपल सा आइडिया था, इस पर हमने काम करना चालू किया। तो मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब आप जॉब कर रहे थे, सिक्योर्ड थे, जॉब छोड़ के साड़ी बेचना, ये स्टेप लेना कैसे हुआ? और खाली साड़ी तो नहीं होगी ना, आपने हैदराबाद में बिरयानी भी देखी होगी, आपने कहा भाई बिरयानी भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। ऐसे तो हर एक बंदे के दिमाग में 10 आइडियाज होते हैं। तो आपने इसको कैसे फाइनल किया कि मेरे को साड़ी ही करना है? और घर वालों को कन्विंस कैसे किया? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ घर में प्रॉब्लम्स हुई होगी जब सोचा होगा नौकरी छोड़ रहा है, तो थोड़ा समझाओ उसके बारे में। पहले तो ये था कि मेरा था ही नहीं कि मेरे को जॉब करनी है। मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने कॉलेज में 4 साल थिएटर किया है, और मेरा टारगेट भी ये था कि मैं मूवीज़ डायरेक्ट करूँगा, एक्ट करूँगा। और मैंने ऑलरेडी लाल सिंह चड्ढा में एक छोटा सा रोल साइन भी किया था, लेकिन लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन की वजह से कंटिन्यूसली शूट पोस्टपोन हो रहा था। और क्योंकि मेरे पापा रिटेल शॉप करते हैं, तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो रिटेलर्स को हुआ है। और कपड़े की दुकान ऐसी थी जो कि उनको कभी मिला ही नहीं कि आप खोल सकते हो, राइट। तो 1.5 साल कंटिन्यूसली दुकान बंद रही, तो बहुत लॉस हुआ उनको, और उन्होंने कभी मेरे साथ शेयर नहीं किया। बट मैंने सुना कि वो आपस में बातें कर रहे थे कि लॉस हुआ है। तो मैंने खुद ही सोचा कि मैंने कहा यार इन्होंने मेरे पे 30 लाख रुपया लगाया अभी एजुकेशन पर, और मैं इतना बड़ा तो कोई टैलेंटेड आदमी हूँ नहीं कि बॉम्बे वाले मेरे लिए बैठे होंगे हाँ अंकुश आएगा और हम इनको साइन करेंगे। मैंने कहा कुछ करते हैं ना, नौकरी वोकरी करते हैं, घर वालों को थोड़ा हेल्प करते हैं। तो सोचा कि कैसे नौकरी, कोई कंप्यूटर साइंस करी थी, सी तक नहीं आता मेरे को कंप्यूटर साइंस का, लेकिन इतना पता था कि मेरे को बेचना आता है, आई नो कि हाउ टू सेल द थिंग्स। सेकंड थिंग तो थिएटर में कुछ कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा सेल्स में कुछ अच्छी जॉब ढूंढते हैं।
सो फर्स्ट मैंने अप्लाई किया था बायजूस। उस टाइम पे बायजूस का नाम भी अच्छा था, सेल्स की जॉब में पैकेजेस भी अच्छे मिल रहे थे, प्रमोशन बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि मेरे सीनियर्स काम कर रहे थे, 6-7 महीने वो मैनेजर्स बन रहे थे। तो पहला मैंने अप्लाई किया वहाँ पे, तो मेरे को ऑफर लेटर आ गया, 10 लाख का पैकेज था। फिर उस टाइम पे वाइट हेड जूनियर आई थी, वो भी अच्छे पैकेजेस दे रही थी, उनका 13.5-14 लाख का पैकेज लगा था मेरा, उनका भी ऑफर आया था। फिर फाइनल एक मेरे को ऑफ कैंपस इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की रियल थी, उनके मैंने अप्लाई किया एंड आफ्टर 4 और 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ मैंने वो क्रैक कर लिया एंड मेरा 26,28,000 का पैकेज लगा। तो बहुत सब घर का पूरा गाँव में वो खबर फैल गई थी, पूरे कॉलेज में खबर फैल गई थी कि 28 लाख का पैकेज लगा है। सब बढ़िया चल रहा था, मंथली अच्छी इनकम, 2 महीने मैंने काम किया, वैसे तो ज़्यादा भी नहीं किया, लेकिन अच्छी इनकम कंटिन्यू चालू हो गई थी और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी। रियल एस्टेट में एक होता है कि एक तो फिक्स सैलरी तो मिल रही है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कमीशंस के जो सोर्सेज थे ना बहुत ज़्यादा थे। तो अगर मैं चाहता तो वहाँ पे बैठ के महीने का 5 लाख आराम से बना सकता था, इतना उस कंपनी में मेरे पास पोटेंशियल था। लेकिन मेरे को बचपन से ही बिजनेस करना था, क्योंकि मैंने पापा को बिजनेस करते देखा है, मम्मी को, सबको मैंने बिजनेस करते देखा है। लेकिन मेरे को कोई ऐसा बिजनेस करना था जो कि लिमिटेड ना हो, बिकॉज मेरे को इतना समझ आ गया है कि जो पापा मेरे कर रहे हैं ना वो लिमिटेड है चीज़ों को लेके, उसमें लोग भी लिमिटेड आ सकते हैं एक टाइम पर, वो टाइम से लिमिटेड है, बहुत सारे मल्टीपल एरिया जहाँ पे वो लिमिटेड है, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सर्व कर सकता है। तो मेरे को था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जो लिमिटेड ना हो, इसकी लिमिट ना हो जिस चीज़ की, लेकिन आइडिया नहीं था। और वैसे मैंने फोर्स नहीं किया खुद को कि मैं अब आज आइडिया ढूंढने निकलना है, ये आइडिया रैंडमली आया साड़ीज़ का। और साड़ीज़ इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं वीमेन कंज्यूमर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बचपन से ही इस ऐसे रहा हूँ, मतलब मैं एक तो लेडीज़ में ज़्यादा रहा हूँ, हमारी फैमिली में मतलब बहुत अच्छी, मतलब बड़ी फैमिली है हमारी, तो घर में औरतें ज़्यादा हैं, हर तरह से, मतलब सारे रिलेटिव्स में। फिर पापा की दुकान पे बचपन से बैठना, मम्मी की दुकान पे बैठना, उन वहाँ पे डील्स करना, उन वहाँ पे सेल्स करना, तो बचपन से ही मेरे को पता था कि वीमेन कंज्यूमर को क्या चाहिए। जब वो साड़ी वाला आइडिया है तो मेरे को लगा कि मैं इसमें कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और रही बात पेरेंट्स को कन्विंस करने की, तो जब ये आइडिया आया था तो आइडिया सीधा ये आया नहीं था कि हमें इतना बड़ा करना है। मैंने पहले पापा को बोला, मैंने कहा पापा एक काम करते हैं, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, 300 की साड़ी यहाँ पे बनती है, मैं आपको बेचता हूँ, आप 900 की बेचो, 300 आपका 300 मेरा। तो मैंने ये ऑफर पापा को किया। पापा ने झट से मना कर दिया कि तू जो काम कर रहा है उस पर फोकस कर, लेकिन वो लग गया था माइंड में। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई काम करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं top100sarees.com करके, और उसमें हम ऐसे 100 साड़ियाँ लिस्ट करेंगे, 300, 600, 900 की जो हमें मिलती हैं, उसको 1000, 1500, 2000, 3 रेंज में बेचा करेंगे और हर हफ्ते 100 साड़ियाँ उस पर लिस्ट हुआ करेंगी, सिर्फ ये आइडिया। लेकिन फिर वही रिसर्च करते गए, हर दिन हम बैठते थे रात को 10 बजे काम करने। मेरा ऑफिस 9 बजे चालू होता था और 7-8 बजे तक चलता था ऑफिस। 10 बजे काम करने बैठते थे और करीब 1 बजे तक हम काम करते थे, रिसर्च करते थे। और क्या हुआ कि मतलब जब किसी चीज़ से लगाव हो जाता है तो फिर समय नहीं पता चलता काम करते करते। तो ऐसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 4, 5, तो एक दिन आया जब सुबह के 7:30 हो रहे थे और मैं काम कर रहा था, और तब मेरे को लगा कि अब मेरे को एक सिंगल पाथ चूज़ करना चाहिए। क्या मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के इस पे फोकस कर सकता हूँ। तो मैंने फिर क्या किया था, मैंने खुद के लिए वीडियो बनाया था। मैं 1BHK में रहता था हैदराबाद में, और मैंने ऐसे कैमरा रखा 7:30 बजे, 24 मार्च 2021 की बात है, डेट है 24 मार्च 2021 को मैंने उस रूम में ऐसे कैमरा रखा और मैंने कहा कि मैं 1BHK में अकेला बैठा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ स्टार्टअप पे, और मेरे को नहीं पता कि ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को इसको लॉन्च करना है। टाइम हो रहा है 7:25, पूरी रात से मैं सोया नहीं हूँ कल। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं ये आज मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ तो बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ फॉर फ्यूचर अंकुश, कि उसको पता हो कि वो कहाँ से कहाँ है। अगर तू सक्सेस, मैंने ये लिखा कि अगर तू बड़ा बन गया तो तू याद रखियो कि तू कहाँ से आया है। तो मैंने वीडियो बनाया और सेव किया, और उसी दिन मैंने रिजेक्शन मतलब लेटर भेजा, मैंने कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। और 25 मार्च को मैं जॉब पूरी जॉब छोड़ दी थी, और 27 मार्च को मैं दिल्ली था, और 27 मार्च से मेरा ट्रिप स्टार्ट होता है पूरे इंडिया घूमने का। जो मेरे पास सेविंग्स थी, सारी सेविंग लेके मैं निकल गया था पूरा इंडिया घूमने, मैन्युफैक्चरर्स से मिलने, इंडस्ट्री को समझने, क्योंकि मेरे को समझ नहीं थी, मेरे को साड़ी के प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को मैन्युफैक्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इंडस्ट्री का तो पता ही नहीं था। तो मेरे को इंडस्ट्री नॉलेज गेन करने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को कन्विंस करने के लिए मैं पूरे इंडिया ट्रैवल किया। मैंने इंडिया में मतलब पर्टिकुलर सिटीज़ का नाम बताऊँ तो दिल्ली आया था मैं सबसे पहले, दिल्ली से मैं आगरा गया था, आगरा से मथुरा वृंदावन गया था, वृंदावन से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सूरत, सूरत से मैं चेन्नई, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, कांचीपुरम साड़ीज़ के लिए, वहाँ से हैदराबाद वापस गया था, और हैदराबाद से मैं वापस आया था दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल। तो इस पूरी 1 महीने की जर्नी में हमने 60 मैन्युफैक्चरर्स को ऑनबोर्ड कर लिया था, और आउट ऑफ 60 ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे ये 42+ कैटेगरी जो बना रहे थे साड़ीज़ की। तो ये हमने बहुत बड़ी चीज़ क्रैक कर ली थी। तो इस प्रोसेस के अंदर लर्निंग्स बताओ, 5-6 लर्निंग्स बताओ जो ये 1 महीने के अंदर सीखा आपने उनसे मिलके। सबसे पहला तो ये है कि
उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। हमने 60 जो नंबर है, ये 60 नंबर 2000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर से बात करने के बाद सिर्फ 60 आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये सीखी थी कि बेशर्म होना पड़ता है इंसान को। दूसरा, ईगो बहुत साइड में रखना पड़ता है बहुत, अगर अपना काम निकालना है तुमको। अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा हमको, हर एक छोटी छोटी चीज़ की यहाँ मैं गलत नहीं होना चाहिए। अपनी पिच को मैंने कंटिन्यूसली पता नहीं कितनी बार मैंने बार पिच बदली, हर इंसान के साथ अलग तरह की पिच करी कि मानो कोई तो मानो। लेकिन एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि मैंने कभी छोड़ा नहीं। खर्चे करके एक सिटी गया हूँ, वहाँ पे 100 लोगों से मिला और 100 के 100 ने मना कर दिया कि हमें नहीं करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पड़ा ही नहीं है कि वो ये इतना काम करे। लेकिन फिर भी उनको मनाना, 60 लोग भी लेके आना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1 महीने के अंदर मैंने मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम को समझ लिया था। मैं निकला था दीवा को बनाने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि हम मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को देंगे और मल्टीपल वैरायटीज़ देंगे। लेकिन इस जर्नी में मैंने मैन्युफैक्चरर को जो प्रॉब्लम फेस होती है वो भी समझ ली। समझाओ थोड़ी सी क्या क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन्युफैक्चरर्स को क्रेडिट की, कि मैन्युफैक्चरर आगे जिसको माल देता है उसको क्रेडिट पे देता है। कोई 90 दिन का लेता है, कोई 1 महीने का लेता है। वो शुरू ऐसे होता है, लेकिन वो फिर फंस जाता है, ट्रैप में फंस जाता है और वो वापस नहीं मिलते पैसे। बाद में सेटलमेंट्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम उनकी यही थी। दूसरी, उनके पास बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक्स रहते थे, बहुत ज़्यादा पुराना माल पड़ा रहता था जिनको सेल करने की ऑप्शन ही नहीं रहती थी। रिटर्न उनके वजह से आज मैंने आपसे 1 लाख रुपए का माल लिया, मेरा 70 का बिका, 30 का मैं आपको दे दूंगा और उसके 30 के बदले वापस और ले लूँगा। उसमें एट द एंड प्रॉब्लम में मैन्युफैक्चरर ही रहेगा। ना तो मेरा कुछ गया, ना मैंने आगे बेचा उसका कुछ गया, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा चला गया। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो उनके साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो। और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि मेरे को आप कुछ मत गिनो, मैंने कहा मेरे को आप बोनस गिनो। मैं आपका पुराना माल भी बेच दूंगा, नया तो आप मेरे को दे ही रहे हो। और मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे प्लेटफॉर्म पर, आपको मेरे को सिर्फ बताना है कि आपका ये साड़ी बड़ी है। उस साड़ी को लिस्ट करने से लेके, मार्केटिंग करने से लेके, पैकिंग करने से शिपिंग करने तक हर चीज़ मैं टेक केयर करूँगा। तो बस यहाँ से ऐसी शुरुआत हुई। और मतलब इस जर्नी में मैंने इंडिया के टॉप 10 में से 2 मैन्युफैक्चरर्स भी ऑनबोर्ड किए थे। इंडिया का 6th वेस्ट और इंडिया का 9th वेस्ट साड़ी मैन्युफैक्चरर, जो 6th वेस्ट है उन्होंने कभी साड़ी बेची नहीं थी ऑनलाइन। तो उनको भी हम अपने साथ ऑनबोर्ड लेके आ गए थे इस पर्टिकुलर जर्नी में। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जैसे आपने बोला 300 रुपए की एक साड़ी थी, तो आप तो MOQ 1 ले रहे थे, ये भी तो एक चैलेंज था ना उनको कन्विंस करना, मैं एक ही साड़ी लूंगा। क्योंकि जो होलसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक के बचल्ले में पड़ता, उसको कैसे कन्विंस किया? तो पहली चीज़ थी, जैसे पहले तो बहुत सारे लोग हो गए थे आराम से कन्विंस, जो वैसे 25-30 लोग थे ना, उन्होंने कोई जिनको कन्विंस होना था वो हो गए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि हम तो सेट में डील करेंगे, आप हमसे सेट लो, एक सेट ले लो, आप चाहे एक साड़ी मत लो, मतलब पूरा लॉट मत लो, लेकिन एक सेट ले लो। मैंने कहा मेरे को एक ही साड़ी चाहिए, आप चाहे 10-20 रुपये 50 रुपये बढ़ा दो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि साड़ी 300 रुपये की है आपने बनाई है, अब मेरे को 350 की दे दो, है ना। एट द एंड मैं उसको अपने आराम से, क्योंकि ऑनलाइन तो वो बहुत महंगी बिक रही है ना, 50 रुपये से रेट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा आपके साथ मेरे को काम करना है और मेरे को लंबा काम करना है, आपको मेरे में अगर पोटेंशियल दिखता है तब आप काम करो मेरे साथ। मैंने कहा आज मैं आपसे एक साड़ी ले रहा हूँ, मैंने कहा 1-2 साल के बाद ये एक साड़ी 100 भी हर दिन होगी, हर दिन 200 साड़ी भी हम आपसे लिया करेंगे। तो उसी मतलब इस पर्टिकुलर विजन के साथ ही लोग जुड़े। और मतलब जो इतने बड़े मैन्युफैक्चरर थे जिनके साथ ये बातें करते कि आप मेरे को 100 रुपये महंगी दे दो, उन लोगों ने मेरे को कोई 1 रुपया महंगी नहीं दी। वही रेट 300 के रेट पे मेरे को वो मतलब वही एक साड़ी मिलती है आज भी। और मेरे को, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 1-2 ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे साथ ऐसी डील करते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट मेरे साथ वो डील करते हैं। वो एक रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ उनके साथ। फिर सब कुछ 1 महीना घूमने के हाँ, तो 1 महीना घूमने के बाद ये सब हो गया था। अब मेरे को ये था कि वेबसाइट बनानी है कि ऐप बनाना है। और मेरी सबसे बड़ी गलती, पहली गलती ये करी कि मैंने ये डिसीजन लिया कि हम ऐप बनाएंगे और ऐप करेंगे और सीधा अमेज़ोन से कम्पीट करेंगे। तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया, मैंने अच्छा डेवलपर कोई बढ़िया हायर किया, आउटसोर्स किया सारा टेक्नोलॉजी हमने, और एप्लीकेशन बनवा दी हमने 1 महीने के अंदर। 2 महीने हुआ और तीसरे महीने में हमने ऐप लॉन्च कर दिया था 15 जून 2021 को। और 21 जून को हमारा ऐप लाइव आ गया था। और 24 जून 2021 को मैंने वो वीडियो जो मैंने 3 महीने पहले बनाई थी अपने लिए कि मैं 3 महीने के अंदर अपना लॉन्च करूँगा, मैंने लॉन्च कर दी। और 24 को अपने वीडियो मैंने पब्लिक कर दी कि हाँ मैंने ये कर लिया। और जिस दिन वो लॉन्च किया, मेरे को उस दिन अपने पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने जो डिसीजन लिया है जॉब छोड़ने का वो सही लिया है। तो बस उसके बाद कंटिन्यूसली काम करना चालू किया और उसके बाद फिर सब फेलियर ही शुरू हो गए। फिर ऐप तो चली नहीं होगी? नहीं चली। ऐप का मतलब पहले 3 दिन में ही 5000 डाउनलोड्स आ गए थे, 3-4 दिन। पैसे बहुत खर्च किए होंगे? क्लोज जो मेरा ग्रुप था, खुद का फ्रेंड्स ग्रुप, और ये सबसे 5000 डाउनलोड्स आए। और ठीक ठाक मतलब 50-60 ऑर्डर भी आ गए थे अपने फ्रेंड्स ग्रुप के। और 1 हफ्ते के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा हुआ हमारे ऐप को।
ऐड भी स्पेंड कर रहे हैं तो ऐड स्पेंड से भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब डाउनलोड आ जा रहा है, नंबर आ जा रहा है, लेकिन सेल नहीं आ रही है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ग्रो ही नहीं कर पा रहे एकदम, मतलब एक सीधा ग्राफ चल रहा है। तो 6 महीने हमने ये किया और 6 महीने बाद फिर मतलब हमने डिसाइड किया कि वेबसाइट पर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो नहीं रहा, मतलब यहाँ पे बात नहीं बन रही। फिर वेबसाइट बनाया, फिर वेबसाइट पे गए, वेबसाइट से मतलब पूरा हमने शॉपिफाई पे बिल्ड किया, फिर एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया जिनसे हमने कैटलॉग एड्स चालू किए, फिर वहाँ से धीरे धीरे सेल स्टार्ट हुई। और वेबसाइट में हम वेबसाइट का जो हमारा प्लेट था, वेबसाइट को हमने एज अ प्लेटफॉर्म नहीं रखा था। वेबसाइट पे हम पर्टिकुलर कैटेगरी से लेके आते थे जो कि हॉट सेलिंग हुआ करती थी उस टाइम पर, मतलब जैसे हमने शुरू किया था कि हमें उस टाइम पे मेरे को पुश करना था कि अब मेरे को पैसा चाहिए था, सेल चाहिए थी, क्योंकि सर्वाइव करना था और सर्वाइवल नहीं हो सकता था अगर हम वो चीज़ नहीं करते। तो हमने पुश किया करीब 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हमने पुश किया, और पुश के बाद फिर धीरे धीरे ब्रांडिंग साइड पर हम बढ़े। और यहाँ पे एक ऑपरेशनल चैलेंज की बात करके चलो, पहली चीज़ आपको फोटोशूट करानी सारी इन्वेंट्री की। नहीं, हाँ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, जो बड़े मैन्युफैक्चरर रहते हैं उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री के फोटोशूट्स रहते हैं, ओके, तो वो हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते थे। ठीक है। और लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल होता था? लॉजिस्टिक्स हमने शिपरों के साथ पार्टनर कर लिया था, ठीक। और वो हमें मतलब उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप चल रही, हमारी रिलेशन अच्छा चला, तो उन्होंने सब बढ़िया, हमारे ड्रॉप शिपिंग आराम से हो जाती थी। बाकी एक लर्निंग सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग गलती कर जाते हैं, ऐप वर्सेस वेबसाइट। या ऐप तभी लॉन्च करनी चाहिए जब आपके पास एक कम्युनिटी बन चुकी हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आपकी जो ऑडियंस है वो रिपीटेड है, वो रोज़ ऐप खोलेगी, रोज़ ऐसा कोई चैलेंज है जिसके चक्कर में आपकी ऐप खोले, तब ऐप बनाओ, वरना जरूरत नहीं है। देखो जैसे ये साड़ी का काम कर रहे थे, तो साड़ी रोज़ तो लेनी नहीं है किसी को, ओकेजनल लेनी है, तो ओकेजनल के लिए कभी ऐप नहीं बनानी चाहिए। अगर आप किसी को चाहते हो उसके फ़ोन में डल ही रहे, वो रोज़ खोले, नोटिफिकेशन देखे, वो खोले और ऐड टू कार्ट करे। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन ग्रॉसरी बेच रहा है, 10 चीज़ें बेच रहा है, तो उनके लिए ऐप सही है। क्योंकि जब मैंने मार्केटिंग एजेंसी रन करी तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ज़्यादातर लोग ऐप बनानी है जी, वो पता नहीं क्रेज चलेगा। ऐप डाउनलोड कराना है पहले, वो कॉस्ट है। उसके बाद वो अगर डाउनलोड नहीं करेगा तो ड्रॉप हो गया, फिर डाउनलोड करेगा, फिर वो ऐप खोलेगा, ऐप खोलने के बाद वो प्रोडक्ट देखेगा, फिर वो प्रोडक्ट लेगा, वर्सेस वेबसाइट सीधा खोलेगा और सीधा प्रोडक्ट देखेगा। तो आपने फ्रिक्शन कम कर दी, स्टेप्स कम कर दिए, तो बेटर ऑप्शन यही है कि वेबसाइट गो टू चीज़ होती है। अगर आप D2C में हो तो डेफिनेटली सीधा वेबसाइट पे जाओ। ऐप का पता नहीं, मेरे को ऐसा लग गया था कि हमें मतलब कि क्रेज सा लग गया था कि ऐप बनाएंगे हम, बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमें अमेजोन से कम्पीट करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती थी कि कोई क्यों रखेगा हमारा ऐप यार, 15 चाहे 10 MB का भी है, क्यों डाउनलोड करके रखेगा हमारा ऐप। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समझ आया, सीखा हमने उस चीज़ से। फिर स्केल कैसे किया? अब धीरे धीरे सब कुछ सेट हो चुका था, फिर अब नेक्स्ट लेवल कैसे जा रहे थे? फर्स्ट फेज़ तो यही था कि फर्स्ट फेज़ में तो हम फेल हो गए थे, सेकंड फेज़ में वेबसाइट पे आए, वेबसाइट पे हमने पुश मार्केटिंग किया, पूरा सेल्स, मतलब सिर्फ कैटलॉग एड्स, और कोई ऐसा कस्टमर के साथ ना तो रिलेशन बिल्ड हो रहा, ना कुछ भी, मतलब रेपिटेटिव कस्टमर तो था ही नहीं, ना के बराबर था। 95% मतलब सारा कस्टमर नई कस्टमर आ रहा था। लेकिन फिर 6 महीने जब अच्छा मतलब हमने सेल्स करी, ठीक ठाक प्रॉफिट किए, फिर 7वें जब महीने में एंटर हुए, मतलब सेकंड ईयर में जब एंटर हुए, तब मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, थोड़ा ब्रांडिंग करते हैं। फिर हमने फैशन वीक्स करना चालू किया, फैशन वीक स्पॉन्सर करना चालू किया, और ब्रांड को दिखाना, नाम बताना चालू किया लोगों की, दीवा कुछ है, साड़ीज़ में कुछ हम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करी, PR करी हमने बहुत ज़्यादा, पेड PR बहुत करी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आए हम, तो फिर हमने मतलब प्रॉपर पैकेजिंग के साथ कस्टमर रिलेशन के लिए एक हेल्पलाइन बनाया खुद का, 24/7 हमारा हेल्पलाइन था। रिटर्न नो क्वेश्चन आज रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी हमने रखी। तो पर्टिकुलर ऐसे कुछ सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी कि हम सर्विस में भी अच्छे हो जाएँ, कि प्रोडक्ट तो हमारे पास है, साड़ी क्वालिटी में अच्छी दे देंगे, लेकिन कस्टमर को बाकी जो ऑनलाइन चीज़ नहीं मिल रही है, कि हाँ कि आपने ऑर्डर किया तो आप ऑर्डर करके अब आप कॉल नहीं करोगे, आप चेक नहीं करोगे कि मेरा ऑर्डर कहाँ है या मेरा ऑर्डर क्या हुआ मेरे ऑर्डर का। आप ऑर्डर करोगे, 2 घंटे के अंदर मेरी टीम आपको कॉल करेगी कि थैंक यू, आपने हमें ऑर्डर किया, हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया, हमें ट्रस्ट किया, आपको साड़ी पहुँच गई। तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अब किसको जाके बताऊं कि साड़ी कैसी है, मेरी टीम खुद कॉल करके पूछेगी कि साड़ी मिली आपको, कैसी मिली, कंडीशन कैसी थी, अच्छी है नहीं है, अच्छी है तो फीडबैक दो, नहीं है तो वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर्विस हमने ये पूरा बिल्ड किया हमने, और आज तभी शायद हम यहाँ पे हैं। रेवेन्यू का थोड़ा समझाओ, स्टार्टिंग के 6 महीने कितनी सेल आ रही थी डेली बेसिस या वीकली बात करके चलते हैं, उसके बाद कैसा होना शुरू हुआ? पहला जो 1 साल था हमारा, उसकी टोटल सेल थी हमारी 7 लाख रुपए। ठीक है, बहुत ही डिप्रेसिंग नंबर था। पैसा बना था कुछ नहीं, कुछ पैसा लॉस था उसमें, तो क्योंकि बनाने इसको तो लॉन्च करने में पहले ठीक ठाक पैसा लग गया था, ट्रैवल करने में और ऐप डेवलपमेंट में और ऐप की ऐड करने में, और तब प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं थे,
तब मतलब 8 अगर 700 की साड़ी मेरे को पड़ती थी तो मैं 1100-1200 में लिस्ट कर देता था कि मेरे को कम्पीट करना है। लेकिन मेरे को मतलब वही ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरे को देख रही है, जैसे कम्पीट मैं किसी से भी नहीं कर रहा था, कोई जानते नहीं था मेरे को कौन कम्पीट कर रहा है। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे फर्स्ट ईयर 7 लाख का रेवेन्यू तो बहुत मतलब डिप्रेसिंग नंबर था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे को हमें धंधे की समझ है, दुकान पापा की दुकान पर डेली वो 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए सेल करते हैं और हम यहाँ साल की 7 लाख कर रहे हैं, तो क्या है ये नंबर, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जब सेकेंड ईयर में एंटर हुए थे, हमने शार्क टैंक के लिए अप्लाई कर दिया सेकेंड सीजन में, और रिजेक्शन हुआ था हमारा सीजन 2 का। जब रिजेक्शन हुआ था तब वो भी बहुत हार्ड हिट हुआ था मेरे को कि यार शायद नंबर्स की वजह से भी हम पीछे रह गए थे कि यार इतना बड़ा। फिर सेकंड ईयर में जब एंटर किया तो बढ़िया हमने स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे थे, तो सेकंड ईयर का टोटल हमने किया था अराउंड 1.8 CR। तो ये वही टाइम था जब आप रिटर्न भी दे रहे थे सब कुछ फुल, मतलब जो पहले साल नहीं दे रहे थे? पहले साल तो कुछ भी नहीं दे रहे थे, पहले साल तो 6 महीने तो कुछ हुआ ही नहीं था। 6 महीने आप मान के चलो मतलब 15-20 हज़ार 30 हज़ार की सेल हुई होगी, 10 उससे ज़्यादा 50 हज़ार की सेल होगी। लेकिन बाकी की 6 लाख की सेल थी वो हमने अगले 6 महीने में करी थी, जो हमने धीरे धीरे मार्केटिंग मतलब 5,000 10,000 से ऐसे ऐड एक्सपेंड शुरू करके कि मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं था इन चीज़ों की, मैं तो रिस्क भी नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास बैकअप भी नहीं था ना कोई। तो मेरे को तो एक एक पैर मतलब कदम ऐसे चल रहा था मैं कि यार आज 5,000 लगाया, चलो 10,000 की 12-15 हज़ार की सेल हुई, 3x हुई, कोई बात नहीं, बना पैसा, चाहे 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। मेरे को ये था कि मेरे को बिजनेस बिल्ड करना है, लेकिन मेरे को प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करना है। मेरे को ऐसा स्टार्टअप नहीं बनना है जो कि पैसे बर्न कर रहा है, और मेरे को बूटस्ट्रैप करना है। तो ये हुआ सेकेंड ईयर में जब आए थे तो तब बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग का था कि फंड रेज करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी पिच किया और 1-2 कमिटमेंट्स भी मिली। लेकिन एट द एंड मैंने यही डिसीजन बनाया कि मैं बूटस्ट्रैप इसको करूँगा जब तक एक अच्छे नंबर मैं खुद के दम पे अचीव ना कर पाऊँ, क्योंकि पैसे के दम पे, फंड्स के दम पे सेल्स तो कोई भी ले आएगा, लेकिन जब आप खुद के स्टार्टअप में 2 साल ना दो और उसको अच्छे नंबर्स पे ना लेके आओ, प्रॉफिटेबल ना बना पाओ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को, तब मेरे को लगता है मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि फंड नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, जब शार्क टैंक में रिजेक्शन हुआ तो मेरे को लगा था कि नंबर्स की वजह से ही हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा नंबर था उस टाइम पर। लेकिन फिर मैं सेकंड ईयर में हमने 1.8 CR क्लॉक कर लिया प्रॉफिटेबल था था, उस टाइम पे प्रॉफिटेबल था, और 1.8 में मतलब हमने नेट किया था 14-15%। ओके, किसी से पैसा लिया था इन बिटवीन या अपने सबकी? मैंने SBI से 7 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल ली थी एक, बस दैट्स इट। वो चुका दी बाद में? वो तो कंटिन्यूसली वो एक्टिवली मतलब वर्किंग कैपिटल थी तो उसमें पैसा आता रहता था अकाउंट। अच्छा, ओडी टाइप्स, ठीक है, ओडी टाइप। मेरे को लगा वर्किंग कैपिटल के लोन लिया। लोन नहीं था, ओडी थी। ठीक है, फिर शार्क टैंक पे गए? सीजन 2 में तो रिजेक्शन हो गया था। हाँ, उसके बाद उसके थर्ड सीजन जब आया तो सीजन 3 में हमने अप्लाई कर दिया था, और अप्लाई करके मेरे को इस बार पता था कि मैं कर लूँगा क्रैक। मैं पूरे कॉन्फिडेंट, मेरे को ये पता था कि मैंने सीजन 2 में क्या गलत किया है। मेरे को हर एक स्टेप पता था कि मैंने इस स्टेप पे ये गलत किया था, और इस बार मैं पूरा रेडी था। तो मैंने पब्लिक कर दिया था। मैंने जब एप्लीकेशन भरा था तब मैं रेस्टोरेंट में रहा था करनाल में, मैंने टिश्यू पेपर पे लिखा था कि आई विल बी ऑन सीजन 3, स्टॉप मी इफ़ यू कैन, एंड पोस्ट कर दिया पब्लिकली। और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली काम भी किया, बहुत काम किया हमने, मतलब हर तरह की PR करी। मेरे को ये था कि मेरे को सोनी की टीम ने इग्नोर ना कर पाए हमारे ब्रांड को, या मेरे को भी पर्सनली कि इग्नोर ना कर पाए। हमने पर्सनल PR भी करी, हमने ब्रांड PR भी करी, हमने हर वो पॉसिबल मूव किया कि हमें वो इग्नोर ना करें। और शायद इन पर्टिकुलर मूव्स की वजह से हम एट द एंड पहुँच भी गए, और हमारे नंबर्स भी मतलब ठीक ठाक थे, अब तो अच्छे नंबर्स थे। जब थर्ड सीजन अप्लाई किया था हमने, तो मार्च से हमने जब शुरू किया था, तो मार्च के मंथ में हमने आई थिंक 18-20 लैक्स किया था, क्लॉक किया था। अप्रैल में 30 किया था, और कंटिन्यूसली मार्केटिंग बजट बढ़ा रहे थे। फिर सीजन आया और ये सब प्रॉफिटेबल, सब फुल प्रॉफिटेबल। क्योंकि अब मैं एक और गलती मैंने मतलब करी थी, गलती नहीं बोल सकते, लर्निंग बोल सकता है। जो हमारा फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, जिसमें 1.8 CR में रिवेन्यू किया था, उसमें जो एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू थी वो थी 1,100 रुपया। हम वो प्रोडक्ट रेंजेस में थे। उस प्रोडक्ट रेंज की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रिटर्न रेट्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि 1,100 में आप अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, और 1,100 वाला जो कस्टमर है उसको समझ भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, और वो आपके साथ मतलब अगर आपने कुछ छोटा सा भी कुछ गलत सर्विस दे दी ना तो वो सीधा गालियों उतर आएगा। तो वैसा था। फिर मैंने समझ आया कि मैंने कहा यार थोड़ा अच्छी पोजीशन करते हैं, अच्छी जगह पोजीशन करते हैं। और ये जब रिटर्न होता था ये कैसे कौन भुगतता था? ये रिटर्न हमें भुगतते थे। वो प्रोडक्ट आपके पास ही आ जाता था, फिर दोस्तों में बांट देते थे? दोस्तों में तो नहीं बांटते थे, ऑफर लगा के सेल करते थे, वो ऐसा कोशिश करते थे। नहीं तो हमारा जो ऑफिस था, क्योंकि हमारे गाँव में हिमाचल में मेरा ऑफिस था, तो गाँव में वहाँ पे साड़ीज़ का कुछ भी नहीं है, तो क्या लोग आके भी हमारे ऑफिस से पूछ लेते कि साड़ी है, तो वहाँ से भी चली जाती थी, पैसा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑर्डर वैल्यू था वो वहाँ पे ना तो प्रॉफिट उतना बन पा रहा था जितना मैं सोच रहा था,
कि हमें मेरे को तो बड़ा बनाना है ना, तो बड़ा बनाने के लिए मेरे को उतने से छोटे में नहीं बड़ा बना पाएंगे हम, क्योंकि बड़ा बनाना है तो वो मार्जिन बड़ा होना चाहिए, सो दैट कि जब स्केल करें तो वो अगर कम भी हो और ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़े तो वो कम में भी हम प्रॉफिटेबल रहें। तो हमने फिर पोजीशन किया, हमने 2,500 एवरेज ऑर्डर वैल्यू तक हम लेके आए। अब हम उस कस्टमर को अपनी सर्विसेज दे रहे थे, साड़ीज दे रहे थे जो ऑफिस गोइंग था, टीचर्स थी लेडीज़ या नर्सिस थी, ये पर्टिकुलर हमारा कस्टमर सेगमेंट बन गया था। और वो सारी एजुकेटेड थी, उनके पास पेइंग कैपेसिटी थी। थर्ड, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ज़्यादा इस चीज़ में घुसे, उन्होंने ऑर्डर किया और बाकी की चिंता हम ले लेते थे। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे जो हमने बनाना चालू किया तो रिवेन्यू में भी वो नंबर दिखा और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। थोड़ा मेरे को ये बताओ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब एवरेज जो ऑर्डर करते थे वो कितना करते थे डे, ईयर 1 ईयर 2 और उसके बाद जब शार्क टैंक से पहले की बात कर रहा हूँ। तो पहले साल में हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू था वो था 900,000 रुपया। पहले जो 6 महीने ऐप वाला जो था, ऐप पे हम लेके आए थे 500 से 1,500 रुपये की साड़ियाँ, और हमें लगा था कि हम इसमें विन कर लेंगे। फिर हम वेबसाइट पे भी गए तो हम वेबसाइट पे भी हमने सिमिलर ही स्ट्रैटेजी रखी, हमने 500 से 1,500 किया था, लेकिन 500 से 2,000 तक हम आ गए थे। फिर 500 वाली हटा दी, हम 800 से 2,000 आए थे। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वहाँ पे आता था 1,100-1,200 रुपया, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थे, क्योंकि 700 की साड़ी 1,100 में जा रही थी और 200 रुपया तो मेरी शिपिंग लग जाती थी, 150 लग जाती थी, तो प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा। फिर जब थर्ड में आए हम, तो जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी वो आई 2,500। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट लिस्टेड थे 1,200 से लेकर 5,000 तक। फिर यहाँ से धीरे धीरे हमने और भी आगे भी बढ़ाए, 10,000 तक रेंजेस करी और 1,500 से 10,000 की रेंज हमने वेबसाइट पर लिस्ट करी। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2,500, 3,000, 3,500 ऐसे वेरी करता है हर महीने, डिपेंड्स ऑन द सीजन। और एवरेज कैक मतलब एक कस्टमर को बेचने के लिए कितना खर्चा था स्टार्टिंग ईयर 1 2 3? ईयर 1 में तो 1,100 रुपये कैक आता था एक कस्टमर को लाने का। बहुत 1,100 रुपये। और 1,100 रुपये एवरेज ऑर्डर वैल्यू से 1,100 रुपये 1,100 रुपये कैक, बहुत लॉस। पहले 6 महीने में तो इतना लॉस खाया मैंने कि बता नहीं सकते। दूसरे जब वेबसाइट पर आए हम, वेबसाइट की जब हमने ऐड करी तो वो गिर के 600 आया, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभले, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे 600 से गिर के 500, 400, जब हमारे 2,500 के प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए थे हमने, एवरेज ऑर्डर वैल्यू वहाँ पे आ गया था, तब हमारा फाइनल जो कैक था वो आया था 250 से 280। और ये वो वैल्यू थी जहाँ पे हम अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे। अब 280 रुपये में 2,500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे थे। और ये इसमें ऐसा समझ लो कि ऐसे 1,000 रुपये का प्रोडक्ट हमें पड़ा है, तो उसमें 150 रुपये आप शिपिंग का लगा लो, 1,150, और 300 भी आप मोटा मोटा मान लो कस्टमर के आने की कॉस्ट लगा लो, तो 1,150 प्लस 300 1,450। और बाकी कोई अपना पैकेजिंग वैकेजिंग का खर्चा था ही नहीं, 50 रुपये फिर भी आप मोटा मोटा खर्च, तो 1,500 रुपया ये खर्चा होता था। और 150-200 रुपये अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट हुआ करती थी, 1,700 रुपया। बाकी का जो 800 रुपया हो गया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये 2 साल की लर्निंग के बाद का सिस्टम था बनाया हुआ। बस ठीक है। फिर शार्क टैंक क्यों गए? मतलब मैं तो ये भी सोचता हूँ कि आपके पास तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल तैयार है, पैसा डालो और ग्रो करो, लोन उठाओ ग्रो करो, तो क्यों शार्क टैंक फंडिंग के लिए ही नहीं जाते हैं, मार्केटिंग के लिए जाते? मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग आपको मिल रही है 20 करोड़ की। दूसरा है कि मार्केटिंग से भी ज़्यादा जो चीज़ है वो है एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में तो डिफरेंस आपको पता ही है। वहाँ पे ना एक ट्रस्ट बन जाता है कस्टमर का, कि ब्रांड बन जाता है। दूसरा, हम ओवरनाइट ब्रांड बन जाते हो, अब इंटरनेशनल ब्रांड नहीं तो आप चाहे करोड़ों की मार्केटिंग कर दो, लोग नहीं जानेंगे आपको, आपका नाम नहीं आएगा लोगों की जुबान पे। मेरे को ये करना था कि जब भी कोई साड़ी की बात करे तो उनके जुबान पे मेरा नाम आए, कोई भी आर्टिकल छपे साड़ी के बारे में तो मेरे दीवा का नाम आए उसके ऊपर। और ये मार्केटिंग और ये करने से नहीं हो रहा था, ना होता, ये जितनी मर्जी PR कर लो। लेकिन शार्क टैंक, मतलब पैसे देने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा करना भी है तो। लेकिन शार्क टैंक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे अगर मैं सही पिच कर गया, अगर मैं 15-20 मिनट वहाँ पे जो मेरे टीवी पे आए, वो अगर मेरी बात मेरे कस्टमर तक, मेरी ऑडियंस तक ढंग से पहुँच गई, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री में लीड करने से। और वैसा ही हुआ भी। जो रिजल्ट्स हम आज देख रहे हैं, जो शार्क टैंक मतलब जो बड़ी पिच हुई है पूरी की पूरी, उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें आए हैं, तो वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो। समझाओ थोड़ा सा डेटा कैसा हुआ शार्क टैंक के बाद और कितना रेवेन्यू बढ़ा। और मैं ऐसे बांटूंगा Day 1, Day 3 और Week 1। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। Day 1 द पहले फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ एयरिंग, ठीक है, देन 24 आवर्स ऑफ एयरिंग। तो 10 बजे एपिसोड चालू हुआ था हमारा, 10 बज के करीब 15 मिनट पे चालू हो गई थी पिच। और थैंक्स टू शार्क टैंक वी गॉट हाईएस्ट स्क्रीन टाइम पूरा हिस्ट्री में,
तो हमें 10-15 से लेके 10-40-45 तक अपना पिच चला था, 2 बार बीच में ऐड आया था। तो टोटल 30,000-35,000 लोग तब ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारी वेबसाइट पर आए थे। और फर्स्ट 3 घंटे के अंदर अंदर हमने करीब 5.5 लाख रुपया सेल कर ली थी। 12 बजे तक अगर मान के चलें तो 12 बजे तक हमने करीब 5 लाख के करीब सेल कर ली थी। और पहले 24 घंटे के अंदर हमने 12 लाख समथिंग हमने पहले 24 घंटे में सेल करी थी। और करीब इफ़ नॉट एग्जैक्ट नंबर बट 80,000 से लेके 1 लाख तक लोग हमारी वेबसाइट पर आए थे। और ये हुआ फर्स्ट 24 आवर्स। और इस पर थोड़ा डेटा बताओ, कन्वर्जन रेट कितना था, कितने % लोग आए, मतलब जितने लोग वेबसाइट पे आए उसमें से कितने लोगों ने खरीदा? जैसे 70,000 लोग आए तो 70,000 में से अब मान के चलो 1,000, 1200, 1300 जो थे वो कस्टमर कन्वर्ट हुए थे। तो 1% समथिंग आई थिंक कन्वर्जन रेट था हमारा। ठीक है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या था इसमें? इसमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू प्रोडक्ट जो था, प्रोडक्ट का वैल्यू था 1300, लेकिन ऑर्डर वैल्यू था 2100, बिकॉज कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे। और एक और बहुत अच्छी बात थी कि पहले जो हमारे ऑर्डर से COD आते थे 90%, और यहाँ पर क्या हुआ था कि 70-80% जो ऑर्डर थे वो प्रीपेड थे। तो जैसे आज अगर हमने 12 लाख की सेल करी तो अगले दिन मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपया था। ये सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद थर्ड डे मतलब सेकंड डे पे आए तो सेकंड डे पे सेल 8 लाख आ गई, 8.5 लाख हुई थी। थर्ड डे पर क्या हुआ था हमारा, थर्ड डे पे 6.5 लाख आई थी। फोर्थ डे पे हमारा वीडियो यूट्यूब पे आ गया था हमारा पिच, तो वहाँ से फिर से सेल वापस 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो गई थी। और ये सारी ऑर्गेनिक हो रही थी। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमने अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन्स को ऑफ कर दिया था कि हमें ये ट्रैक करना था कि हम ऑर्गेनिकली क्या कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 5th डे पे जब ये सब हो गया, वहाँ से अच्छी सेल्स हुई, उसके बाद हमने 5th डे पे अपना कैंपेन रन किया बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ, करीब 5-10 हज़ार रुपये का बजट लगा के कि चेक करें क्या कैक आ रहा है। तो जो कैक पहले 280-300 आता था, उस पर्टिकुलर डे पे 40-35 रुपये हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आया था। और उस दिन भी हमने 10 लाख से ऊपर की सेल करी थी। अभी एवरेज पिछले 11 तारीख को हमने एपिसोड आया था, और 16 तारीख का अगर हम एक हफ्ते का एवरेज निकालें तो हमने हर दिन एवरेज 7.5 लाख रुपए की सेल करी है। और रेवेन्यू घटता हुआ नहीं दिखाई दिया? रेवेन्यू घटता हुआ वैसे दिखाई नहीं दिया कि मतलब बहुत ऐसे गैप दिखे कि 10 लाख से हम सीधा ऐसा नहीं हो कि लाख पे आ गए। 6 लाख है ना, तो आज 6 है, कल 5 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ड्रॉप की 5 से 3 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। और अभी भी ऑर्गेनिकली ही हमें हर दिन ऑर्गेनिकली 3.5-4 लाख की तो सेल ऑर्गेनिकली आ ही रही है। और अगर हम अपना कैंपेन रन कर देते हैं तो हम फिर आराम से 8-10 लाख हिट कर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब डिफरेंस आ गया है ऑटोमेटिकली। और ये मैं बता देता हूँ जिनको बात समझ में नहीं आई, बात हजम नहीं हो रही है कि क्या कितना कम कैसे हो गया, एक कस्टमर को बेचने का इतना कम कैसे हो गया। सारा गेम है ब्रांडिंग का। आज के टाइम पे आप देख रहे हो सबके सब बिजनेस ओनर्स अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। सबके सब लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। तो अगर आप शार्क टैंक पे आते हो या कहीं पे भी एक पर्सनैलिटी बन जाते हो तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो जहाँ 10 बंदों को हम दिखते हैं उसमें से एक बंदा लेना पसंद करता है, बट अगर हमारे मार्केट में हवा होती है, हम पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो एक की जगह 2 बंदे लेना पसंद कर लेते हैं, 3 करना पसंद करते थे। यही डेटा जो ये बता रहे हैं वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है सभी के लिए कि अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जैसे इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ता है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है, लोग सीधा ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। साथ में जो इन्होंने बताया कैक घट गया। कैक यही हुआ कि जो ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे थे वो कन्वर्ट हो गए। बाकी मुझे इसका लगता है इसका फेसबुक का भी चोरीपंथी होगी। आपने पिक्सल लगा रखा होगा, फेसबुक को पता था कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कौन पोटेंशियली ले सकता था। तो जो ऐड भी था, ऐड भी हम ऐसे चलाते हैं। अब पहले ऐड चलाते थे कैटलॉग ऐड, कोई भी ब्रांड चल रहा है, लेकिन अब क्या उसमें ऊपर वीडियो आ रहा है हमारा पिच करते हुए शार्क्स के सामने, तो फिर वो एक फैक्टर आ जाता है। दूसरी चीज़ थी हम पहले लड़कों को और मेंस को ऐड ही नहीं दिखाते थे क्योंकि वो हमारा कस्टमर ही नहीं था, टारगेट कस्टमर। अभी जो हमने ऐड रन की सबको दिखाई, और मैं खुद सरप्राइज हूँ क्योंकि हमारे ऑर्डर्स में 50% ऑर्डर्स जो है वो लड़कों ने और उनने किए, मैंने गिफ्टिंग पर्पस से। कुछ लड़कों ने, मैं स्पेशल हमारे में क्या है, हमारा खुद का हेल्पलाइन है, तो क्या कस्टमर में स्पेशल कुछ भी मैसेज नोट लिख सकता है कि हाँ आप ये ऑर्डर में करना। तो आप मानोगे नहीं, एक दिन ऐसे ऑर्डर आए हैं, मतलब 20% ऑर्डर ऐसे थे जिसमें बॉयफ्रेंड्स ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को स्पेशल नोट्स दिए और सरप्राइज साड़ीज़ करी हैं। तो ये जो चीज़ें पहले हम कर ही नहीं रहे थे ना, तो ये उसके बाद पॉसिबल हो पाए कि अब ब्रांडिंग जो नाम बना, आपने कहा था कि वो ट्रस्ट आया, तो ट्रस्ट की वजह से अब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और फिर ऑपरेशंस पे दिक्कत नहीं आई स्टार्टिंग में? बताइए, मैं क्या ये तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा था कि बढ़ेगी, जैसे अगर दिन की 1 लाख 1-1.5 लाख कर रहे हैं, हमें लगा था कि हम एक दिन की 4 लाख कर लेंगे,
बिकॉज ऑलरेडी जो नंबर्स आउट हो रहे थे, क्योंकि हमें नंबर पता चल जा रहे थे कौन कौन स्टार्टअप के क्या नंबर आ रहे हैं, वो शार्क टैंक पोस्ट करता रहता है हर हफ्ते। तो सेल्स जो थी वो सेल्स 3x हो रही थी लोगों की, 4x हो रही थी। ऐसा नहीं था कि सेल एकदम से आपकी 10x 12x हो जाएगी, लेकिन अपने साथ कुछ अलग हुआ। और उसका रीज़न मैं ये भी समझता हूँ कि साड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शार्क टैंक में अभी तक आए ही नहीं है। एक बार एक लास्ट सीजन आए थे, लेकिन वो थे हैंडलूम के, और उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 10,000 था। तो वो इंडिया का मास कस्टमर नहीं है, लेकिन हम जो प्रोडक्ट लेके गए थे वो मास कस्टमर को अपील कर रहा था। 1100, 1000, 2000, 3000 की साड़ी। तो कोई भी कस्टमर ने ऑर्डर करने से पहले सोचा भी नहीं कि मैं 1000 रुपये की 1100 रुपया पे कर रहा हूँ। उनके लिए था कि कोई बात नहीं, अगर अच्छी नहीं है 1100 ही तो गया। लेकिन उन्होंने ऑर्डर किए, और वो ऑर्डर इतने आए और वो बढ़ते गए, हर दिन बढ़ते गए वो। तो वो संभालने के लिए हमारे पास तो बंदे तो थे ही नहीं। 20-22 लोगों में कहाँ ही इतनी चीज़ें मैनेज होंगी। और हिमाचल में बैठ के सूरत से साड़ियाँ पहुँचाना। वैसे इस चीज़ के लिए मैंने एक चीज़ अच्छा स्टेप लिया था कि हमने ऑलरेडी सूरत में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोल दिया था 1 महीने पहले, क्योंकि हम पता था कि हम आने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी एक ऑफिस खोल दिया था डिस्ट्रीब्यूशन की, जो साड़ियाँ हैं वो हमारे थ्रू होके जाएँ, सो दैट कि हमें पता होगी क्या क्वालिटी की साड़ी जा रही है। क्योंकि इससे पहले जब हम एक दिन की 1,00,000-1.5 लाख की सेल कर रहे हैं, उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो सप्लाई चेन है उसमें कितना, मतलब आप कितने अच्छे से क्वालिटी चेक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर कोई आपके बारे में गलत लिख भी देगा तो किसको फ़र्क पड़ रहा है, राइट। ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा कि अगर अपन 1,00,000-1.5 लाख सेल कर रहे हैं, तब मैं उस तरफ इतना खर्चा नहीं करना चाहूँगा क्वालिटी की तरफ, या क्योंकि तब ब्रांड इमेज नहीं है। लेकिन शार्क टैंक के बाद एक बहुत बड़ी इमेज है, ब्रांड इमेज। वो इमेज के लिए खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने एक स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन बना पे बिठाया, और वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस टीम बिठाई कि जो भी साड़ी, एक साड़ी जो है वो मेरे से चेक होके जाएगी कि चाहे किसी ने 1000 रुपये की साड़ी ऑर्डर करी है, उसको अच्छी क्वालिटी की साड़ी पहुँचनी चाहिए, और सो दैट की रिटर्न्स और कम हो सके। क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि ऑनलाइन में ना रिटर्न्स और फेक ऑर्डर्स, अगर आप ये चीज़ करेक्ट कर पाओ तो आप ऑनलाइन करेक्ट। कैसे फेक ऑर्डर्स कैसे कर पा रहे हो करेक्ट? हेल्पलाइन है ना हमारा, तो हर एक ऑर्डर में पहले कॉल जाता है? हर एक ऑर्डर पे कॉल जाता है। इट्स नॉट अ कंफर्मेशन कॉलर। एक बहुत ही स्वीट सी लेडी आपको थैंक यू कॉल करेगी कि आपने हमारे स्टार्टअप पे ट्रस्ट किया और आपने ऑर्डर किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार अपना पिन कोड कंफर्म करवा दीजिए, दैट्स इट। उसके बावजूद भी रिटर्न तो आता ही होगा। रिटर्न उसके बावजूद जो आएगा ना, वो आएगा कि किसी को, अगर किसी को क्वालिटी का अच्छा नहीं लगा, या किसी को कलर पसंद नहीं आया, या किसी को मतलब कि जो उनको लगा कि नहीं हमें अब ये मेरे पे अच्छी लग रही। बस ये 3 रीज़न होते हैं। क्या रेशियो होता है एवरेज? हमारा अभी नया रेशियो तो हमें निकालना पड़ेगा, वो पुराना वाला जो रेशियो था वो 4 to 5%। ठीक है, तो ये जो माल बचता है वो भी तो एक तरह से लॉस ही है अपना। जो रिटर्न आएगा, रिटर्न हम वापस उसको फ्रंट पेज पे डाल सकते हैं, वो चला जाता है। और अभी मैन्युफैक्चर के साथ ऐसे ही टाइप्स हो रखे हैं कि मान लो हमने 100 साड़ी बेची, 100 में से अगर 10 वापस आ जाती है, तो वो 10 में से 7-8 एडजस्ट कर लेंगे। 1-2 जो होगी वो हमें बोलेंगे 1-2 आप एडजस्ट कर लो, ऐसा चलेगा। तो 1-2 जो होगी उसको हमें भी निकालने में आसानी नहीं होगी। तो क्या एट दी एंड दोनों तरफ म्यूचुअल, मतलब कोई गलत बंदे नहीं निकले मंगा के कुछ और बेच दिया ऐसे वाले? ऐसे आज तक 3-4 ऑर्डर आए हैं हमें तो बहुत। अभी क्या रिसेंट में आया है एक ऑर्डर, हम नाम तो नहीं, मतलब हम नहीं लेंगे। एक कस्टमर ने ऑर्डर किया, बहुत कह रहे कि एक मेरी मदर के लिए अब गिफ्ट पैक करके साड़ी भेजो। और मैंने उस पर्टिकुलर केस को पर्सनली लिया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे। लेकिन किसी ने अगर ऐसा कुछ कि अपने मदर के लिए कोई गिफ्ट करना चाहता है, तो मैंने कहा करो, कोई बात नहीं, इतने ऑर्डर्स हैं, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल एक बंदा गिफ्ट करना चाहता है। एक कस्टमर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे हम दिन के 1000 बेच रहे हैं ना, तो मेरे लिए तो 1000 का 1000 बंदा मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वह जितने मर्जी बड़े लेवल में हम कंपनी में पहुंचा दें, लेकिन मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा एक बंदा ग्राहक जो जुड़ा हो मेरे साथ अच्छे से। उन्होंने बोला कि मैं गिफ्ट पैक करवाना, मैंने कहा हो जाएगा। हमने मैन्युफैक्चर को स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा सर एक प्रॉपर गिफ्ट बनाना, पैक करना। उन्होंने वीडियो बनाया, पैक किया, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। 4 घंटे बाद कस्टमर कॉल करता है कि जी मेरे को साड़ी नहीं आई, कह रहा सिर्फ गिफ्ट का रैपर आया है। और मैंने कहा सर वीडियो दे दो हमें, कि प्रूफ तो हो कुछ कि आप ऐसा ही आया है। बिकॉज मैं ट्रस्ट ही उस चीज़ पे बिलीव, कि मेरे पास वीडियो पड़ी है, प्रोडक्ट पैक हो रखा है, पूरी एक टेट पैकिंग की वीडियो है, शिपिंग की वीडियो है मेरे पास। लेकिन डिलीवर होते हुए उन्होंने ऊपर से एक सिंपल से फटा हुआ है, और उसमें से साड़ी निकल भी नहीं सकती है जहाँ से, जितना वो मतलब जो फाड़ा उन्होंने, और बस ऊपर से एक फ़ोटो भेज दिया कि यहाँ पे साड़ी नहीं है, सिर्फ रैपर है। तो ऐसे 1-2 केसेस हुआ था कि हमने मतलब किसी ने 6 साड़ियाँ मंगाई थी, और 6 की 6 साड़ियाँ डिलीवर भी हुई, ऑर्डर भी कंफर्म था, लेकिन वो साड़ियाँ रिटर्न आई। तो रिटर्न के टाइम पे हमें बीच में कोई फटा हुआ कंबल आ गया एक बस। तो ये 1-2 केसेस हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत मल्टीपल टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो थोड़ा मेरे को ऑडियंस के बारे में बताओ, कौन लोग साड़ियाँ लेते हैं, कैसे है वो लोग, जितना भी आप ऑडियंस को समझ पाए। क्योंकि मेरे को अभी तक साड़ी का बिजनेस क्या लगता था, टच एंड फील वाला बिजनेस है। लोग टच एंड फील के बिना, जैसे मैं कपड़े पहन के लेता हूँ,
मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करता। मेरे लिए फैब्रिक मतलब मेरे को फिट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए मतलब वो पहन के। तो साड़ी वाली भी मेरी ऑडियंस ये देखी है कि वो देखती है, तो थोड़ा समझाओ उस बारे में। तो पहली चीज़ है कि यस, साड़ी वाली ऑडियंस है जो कि टच एंड फील वाली है, लेकिन एक ऑडियंस सेगमेंट ऐसा भी है जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम भी खाना होटल जाके खाना पसंद करते हैं, लेकिन बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है हम इसलिए घर मंगाते हैं, राइट। और अच्छा नहीं निकलता फिर हम जोमेटो पे कंप्लेंट डाल देते हैं। सिंपल सा चीज़ है, किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लो। सिमिलर थिंग इज विद साड़ीज़। एक ऐसा ऑडियंस सेगमेंट है जो कि जॉब्स पे जा रहा है, काम पे बाहर जा रहा है, राइट, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सुबह 10 से 5 ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या उनको जब साड़ी लेनी है 5 बजे, उनको ऑफिस के लिए साड़ीज़ चाहिए रहती हैं और वो साड़ीज़ पहनती हैं। जनरली लेडीज़ अगर ऑफिस गोइंग एम्प्लॉइज़ हैं तो वो साड़ीज़ पहनना प्रेफर करती हैं, टीचर्स हैं वो साड़ीज़ पहनना प्रेफर करती हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाजार जाके स्पेशली कोई साड़ी लें। दूसरी चीज़ है, साड़ी लेने इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप ऐसा नहीं, आप एक दुकान जाओ और आपने साड़ी पसंद कर ली, आप कम से कम 8-10 दुकानें जाओगे, और 8-10 दुकानें जाओगे और 8-10 दुकानों में अलग अलग कैटेगरीज आप चेक करोगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मान लो दिल्ली बैठे हो तो आपको कांजीवरम दिल्ली में नहीं मिलेगी, राइट, तो बहुत महंगी मिलेगी, या बड़े बड़े स्टोर पे जाओ तब मिलेगी। सिमिलर थिंग विज चेन्नई, अगर आप कांचीपुरम में बैठे हो तो आपको अच्छी बनारसी नहीं मिलेगी, आपको पटोला नहीं मिलेगी, आपको बांधनी नहीं मिलेगी। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या करता है कि आपको एक तो मल्टीपल कैटेगरीज एक जगह प्रोवाइड कर देता है, तो क्या है आप आराम से चूज़ कर सकते हैं, हाँ मेरे को ये कैटेगरी अच्छी लगी मैंने परचेज़ किया। अब स्टार्टिंग में ना हम सिर्फ इनको ही कैटर कर पा रहे थे, यही ऑडियंस को हम कैटर कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने वो पॉलिसी लेके आए कि नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी, अब कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर क्यों नहीं करेगा? कुछ ही रीजन होंगे। पहली चीज़ है कि जो मंगाया है, जो दिखा वो नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? दूसरा, अगर मेरे को कुछ पसंद नहीं आया तो क्या होगा? तीसरा कि टच एंड फील किया, फील पसंद नहीं आया तो क्या होगा, राइट। अगर मैंने उनको ये बोल रहा हूँ सामने बैठ के कि आप ऑर्डर करो, अच्छा नहीं लगा वापस मैं लूँगा, फील अच्छा नहीं लगा वापस मैं लूँगा, क्वालिटी पसंद नहीं है वापस मैं लूँगा, तो आप फर्स्ट ऑर्डर तो मारोगे ही मारोगे, चाहे आप COD मारो, लेकिन आप फर्स्ट ऑर्डर जरूर मारोगे। और आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर मारा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरा ऑर्डर मैं आपसे मरवाऊँ। दिस इज हाउ वी डू। रिपीटिशन क्या आता है वैसे? रिपीटिशन ये हमने, जैसे मैंने कहा ब्रांडिंग हमने 7 महीने पहले शुरू करी, तो जब स्टार्टिंग में था तो मैंने बताया रिपीटिशन तो कुछ भी नहीं था, 1-2% था, धीरे धीरे बढ़ा, 5% आया, 10% आया, आज इस टाइम पर 23-24% रिपीटिशन रेट है, और अभी इसके बाद शार्क टैंक के बाद ये बहुत बढ़ेगा। सही बात है। किसी ने ले लिया होगा, शार्क टैंक पे भी देखा होगा, उसने भी रिपीट किया होगा। ये शार्क टैंक के टाइम पे हमारा रिटर्न रेट बहुत हाई हुआ है, और मानोगे नहीं, मतलब हमें नहीं लगता था कि हमारे लिए भी कोई फीडबैक्स लिखेंगे, लेकिन इतने अच्छे फीडबैक्स हमारे पुराने कस्टमर्स ने लिखे हैं कि दीवा, अरे दीवा हमने तो इनकी एक साड़ी ली है, हमने उनके अच्छे कस्टमर्स हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स में क्या होता था कि मैं खुद मतलब बात कर लेता हूँ, कभी कभी कस्टमर से खुद से बात कर लेता था मैं, जैसे कि आज मैंने रैंडम कॉल, कस्टमर सपोर्ट कॉल करा तो रैंडम मैंने एक दिन कॉल कर लिया, तो कुछ कस्टमर जिनसे मैंने पर्सनली बात करी है उनके तो बहुत बड़े बड़े फीडबैक्स आए। और अभी शार्क टैंक के बाद जिन लोगों को साड़ी पहुँच गई है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने ब्रांड की अच्छी करूँगा, 100 साड़ियाँ जाएंगी, 80 अच्छी निकलेंगी, 20 अच्छी नहीं निकलेंगी, और जिनकी 80 अच्छी निकलेंगी वो रिव्यूज़ नहीं डालेंगे, 20 नेगेटिव वाले जरूर डालेंगे, लेकिन 80 में से भी 10-15-20 लोग आके 5 स्टार रिव्यूज़ दे रहे हैं दैट कि वी आर सरप्राइज कि 1100 रुपये में इतनी अच्छी साड़ी कैसे मिल सकती है। एंड इवन आई वॉज सरप्राइज कि भाई हम 1100 में इतनी अच्छी साड़ी दे रहे हैं। एंड कुछ प्रोडक्ट्स पे तो मतलब हमने प्रॉफिट्स बढ़ाए कि भाई ऐसा ना लगे कस्टमर को कि ये नकली माल बेच रहे हैं, 1100 रुपये में इतनी अच्छी साड़ी जा रही है। तो इसमें मैंने सुना है चालू माल, मशीनी माल, तो ये जो आप बेच रहे हो ये बेसिकली मशीन बेस्ड है या फिर हैंडमेड है? मशीन बेस्ड है, पावर लूम है। मालूम है। तो क्या डिफरेंस होता है मेरे, क्योंकि मैंने सुना है ऑफलाइन की दुनिया के अंदर चालू माल, मशीनी माल एक होता है, और हैंडवर्क होता है ना, हैंडवर्क वाले मशीनी माल को बोलते हैं चालू काम है, बेकार काम है। इंडिया की जो 80% मार्केट है साड़ीज की, वहाँ पे यही बिक रहा है, पावर लूम। आप बाजार में साड़ियों की दुकान पे किसी पे भी चले जाओ, वहाँ पे आपको पावर लूम ही बिकेगा। हैंडलूम की साड़ी शुरू ही कितने से होगी पता है? 7,000-8,000 से हैंडलूम की साड़ी शुरू होगी। दूसरी चीज़ है, अब हम बिजनेस वाले बंदे हैं, हैंडलूम में स्केल नहीं है, यू कांट स्केल अ हैंडलूम बिजनेस, क्योंकि हैंडलूम में क्या कि एक साड़ी बनाने में ही कम से कम भी 5-6 दिन लगेंगे एक साड़ी के लिए, और अच्छी साड़ी बनाने के लिए 3 महीने 4 महीने सालों तक लगते हैं। मतलब अगर 1.5 लाख 2-2 लाख की साड़ी बनती है, वहाँ पे स्केल नहीं है, वहाँ पे ब्रांड नहीं बन सकता। वो एक लेगेसी चीज़ें हैं कि एक लेगेसी, एक वीव कर रहे हैं, कोई फैमिली, वो फैमिली वीव करती है पर्टिकुलर चीज़ को, हाथ से बनाती है, दैट्स इट। लेकिन इंडिया जो 80% इंडिया जो साड़ी पहन रहा है वो पावर लूम पहन रहा है। और लोगों को समझ में आता है क्या? यूथ को, मतलब हो सकता है मम्मी पापा लोगों को जिनको समझ है इन चीज़ों की वो होता हो, बट यूथ को क्या समझ में आता है ये हैंडमेड है या? यूथ को जैसे कि देखिए, अगर कुछ पर्टिकुलर जियोग्राफी लोकेशंस हैं जहाँ पे कि
साड़ीज़ की ना बहुत समझ है लोगों को, बहुत ज़्यादा समझ है, इवन हमारे से ज़्यादा, मतलब मैन्युफैक्चर से ज़्यादा कस्टमर को समझ होगी साड़ी की, कि वो देख के बता देंगे कि साड़ी क्या रेट होनी चाहिए और क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं मोस्ट ऑफ दी रीजन की बात करूँ, अब जैसे साड़ीज़ ना रिसेंटली दोबारा ट्रेंड में आई है। साड़ीज़ पहले ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती थी, आजकल ट्रेंड को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, राइट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें हुई हैं, मूवीज़ बॉलीवुड के थ्रू थोड़ा प्रमोट हुई है रिसेंट में। और मतलब एक तो अभी रिसेंटली आलिया भट्ट की जो मूवी आई थी, आलिया भट्ट ने जो पर्टिकुलर साड़ी पहनी थी, वो साड़ी इंडियन मार्केट में मतलब कम से कम भी कितना, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, कुछ पर्टिकुलर लाख मीटर वो साड़ी बिकी है। तो इतना मतलब ट्रेंड का इम्पैक्ट जो है पड़ा है। और तो ये जैसे हीरोइनें पहनती है, ये हैंडलूम होता है या क्या होता है? इनकी तो डिज़ाइनर्स रहती हैं, ठीक है, इनकी डिज़ाइन है, ये हैंडलूम नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक बार पहननी है ना, राइट, बट वो महंगी होगी, वो डेफिनेटली हैंडलूम तो है। जो प्रिंटेड साड़ी है, प्रिंटेड में क्या हैंडलूम करेंगे वो, राइट, वो अच्छी डिज़ाइनर की अच्छी डिज़ाइन साड़ी होगी। लेकिन उनकी जो कॉपी बनेगी, वो कॉपी सूरत में मशीन में बन जाएगी, और वो कॉपी में भी मल्टीपल टाइप बनेगी। अब देखो, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वो चेक करेंगे ये साड़ी हम 1500 की दे रहे हैं, और वो सेम साड़ी जो है वो एक जगह पे 600 की भी होगी, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मतलब 600 400 इतना ही बिकता है, लेकिन वही साड़ी 3000 4000 की भी होगी। अब कस्टमर ये सोचने लगेगा कि अब इसमें सही क्या है, कि जो 3000 की बेच रहा है क्या वो सही है, या हम 1200 की बेच रहे हैं हम सही हैं, जो 500 की बेच रहे हैं वो सही है। अब इससे फ़र्क ये है कि टेक्सटाइल मार्केट में, साड़ी मार्केट में सबसे जल्दी कॉपी बनती है, सबसे जल्दी कॉपी बनती है। हम जब बैठ के काम करते हैं ना, हम एक चीज़ कहते हैं कि हम सीधा बनाने वाले से दे रहे हैं, कि अगर मान लो मैं लक्ष्मीपति, मतलब इंडिया का नंबर 1 साड़ी मैन्युफैक्चरर है, इनसे हम काम कर रहे हैं, लक्ष्मीपति साड़ीज़, मैं उनके साथ डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि ये साड़ी लक्ष्मीपति से आ रही है और इसी रेट की है, और हम इतने में बेच रहे हैं। जो 3000 की बेच रहा है वो भी लक्ष्मीपति की साड़ी बेच रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट किसी सोर्स से ले रहा है, तो वो 3000 की बेच पा रहा है। लेकिन जो 400 की बेच रहा है, वो लक्ष्मीपति के डिज़ाइन की फ़ोटो डाल रखी है और वो कहीं पे कॉपी बेच रहा है। और जब आप साड़ी मंगाओगे तो हो सकता है कि आपको जो आपने देखा है वो भी ना आए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसीलिए ये रेगुलर मार्केट है ना। कॉपी को थोड़ा समझाओ। कॉपी का ये है कि सूरत मैन्युफैक्चरिंग हब है टेक्सटाइल का, ठीक है। आज कोई डिज़ाइन, मान लो आपका कोई डिज़ाइन चलना लग गया ना, कि ये डिज़ाइन बहुत चल रहा है, अगले दिन वो सेम डिज़ाइन आपसे आधे से आधे रेट में जो बन के तैयार हो जाएगा। देखो, मेरे को समझ में आ गया, आलिया भट्ट ने किसी में पहनी, वो मशीन पे बनी थी, किसी बंदे ने बैठ के उसको कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया, मशीन पे प्रिंट किया, स्केल पे काम किया, सस्ता हो गया, बात खत्म, हाई क्वालिटी बना दिया। अब आप भी वही काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ। अब आप जब बना रहे हो, आप वो बना के 10,000 की बेच रहे हो, मैं वो 2,000 की बेच रहा हूँ, तो कॉपी तो दोनों ही है। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों? क्वालिटी का डिफरेंस है। क्वालिटी कैसे? बेसिक फैब्रिक क्या यूज़ कर रहे हो, विस्कोस कर रहे हो, रेपियर कर रहे हो, ये सब चीज़ का कस्टमर को तो पता नहीं है। कस्टमर को तो वो डिज़ाइन पसंद है, राइट, लेकिन डिज़ाइन में वही फील की बात आई ना, जब वो साड़ी पहुंचेगी आपके पास, एक तरफ 10,000 की होगी, एक तरफ जब 500 रुपये की साड़ी होगी, तो आपको देखते ही समझ आ जाएगी क्या है ये जो 500 वाली साड़ी है। कलर भी ना हम बोल देते हैं कि रेड कलर साड़ी है, कि रेड के हज़ारों कलर होंगे, राइट। जब वो उस कलर निकल के आएगा साड़ी पे, तो जो पर्टिकुलर फैब्रिक पे जो कलर उठ के आएगा और जो दूसरे के पे कलर उठ के आएगा, वो बहुत डिफरेंस होगा। जो साड़ी पहनोगे तो दिख जाएगा कि ये जो आपने साड़ी पहनी है ये इतनी महंगी होनी चाहिए, और होगी। मतलब फिनिशिंग का भी फर्क पड़ता है, फिनिशिंग का भी फर्क पड़ रहा है, कपड़े के अलावा फिनिशिंग भी है। कपड़े के अलावा फिनिशिंग भी है, जो कलर्स हो रहे हैं, प्रिंटिंग का बहुत बड़ा फर्क है कि प्रिंटिंग कैसे हो रही है और कहाँ से हो रही है। जैसे एम्ब्रॉयडरी हो रही है एग्जांपल के लिए, तो मशीन तो जो आपके पास होगी वो मेरे पास भी होगी। ये मशीनों का भी ग्रेड है? मशीनों का भी बहुत ग्रेड है, बहुत बड़ा ग्रेड है मशीनों का। तो आज तो आप अगर सूरत में जाओ, सूरत में सचिन JIDC एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, साड़ी मतलब टेक्सटाइल के हब है, वहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। वहाँ पे ये कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे बढ़िया मशीन लेके आए। बाहर से चाइना से मशीन इंपोर्ट इंडिया यहाँ पे की। इसमें सुइयों का होता है ना, कितने हेड है? वो थ्रेड्स का मतलब 15 10 ऐसा चलता रहता है वो पर्टिकुलर, और बढ़ता है कि जैसे कितने बार वो सिलाई हुई है, कितनी बार उसमें बार बार धागा अंदर बाहर हुआ है। जैसे अभी आपने टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, तो अभी टी शर्ट, वैसे मेरे टी शर्ट में सेम, अगर सेम वाइट टी शर्ट होगी, लेकिन एक वाइट टी शर्ट आपको दिखेगी, इसमें आर मैं देख पा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होगी, वो धागा धागे से जुड़ा होगा। ये फर्क रहता है मशीनों में। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं जब आप पहनते हो साड़ी और फील करते हो। तो ये समझना, कस्टमर को समझाना, मतलब ऑनलाइन में फ़ोटो देख के मुश्किल है, क्योंकि सेम फ़ोटो मेरे पास भी है, सेम फ़ोटो आपके पास भी है, लेकिन उनको ये समझाना कि ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो आपको जेन्युइन ओरिजिन से साड़ी दे रहा है, एंड दिस इज़ द जेन्युइन प्राइस ऑफ दिस साड़ी। तो आप कुछ रेप्लिका टाइप नहीं बेचते? रेप्लिका तो बिल्कुल नहीं बेचते,
मतलब इवन जो मतलब हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है मैन्युफैक्चरर जो कि जो मान लो आलिया जी ने पहनी है या किसी और ने पहनी है, वो हमारे पास होंगी रेप्लिकास। लेकिन मैं पर्टिकुलरली पर्सनली वो चीज़ एंडोर्स नहीं करता हूँ, बिकॉज एट द एंड हम किसी और का डिज़ाइनर, हाँ किसी और का डिज़ाइन हम वो कर रहे हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे पोजीशन पर आ चुके हैं कि शायद हम डायरेक्ट ही डिज़ाइनर के साथ कोलैब करके उस पर्टिकुलर को एक्सक्लूसिवली अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आ सकते हैं। मैं सिर्फ मैन्युफैक्चर से कनेक्ट करता हूँ, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये चीज़ें नहीं करते हैं, रेप्लिका वाली चीज़ें। इंडिया का नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर ये चीज़ नहीं करेगा। और मैन्युफैक्चरर्स के अपने डिजाइनर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स का अपने डिज़ाइनर्स होते हैं, और हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना एक फोटे होता है। जैसे एक बंदा रेपियर का बेस्ट माल बनाता होगा, एक बंदा विस्कोस का बेस्ट बनाता होगा, एक बंदा बनारसी में बेस्ट होगा। तो वो जो अपने अपनी कैटेगरी में बेस्ट होंगे ना, समझ लो कि हम उनके साथ काम कर रहे होंगे। तो डिजाइन अपना भी निकाल सकते हो आप। हम ऑलरेडी हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं, और हमने बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस जो है वो फाइनल कर रहे हैं। और हमारे जो फर्स्ट फेज ऑफ डिज़ाइंस है वो ट्रेडिशन की तरफ है। हम एक ऐसी कारीगरी कर रहे हैं कि पूरे इंडिया के हर एक स्टेट का जो कल्चर है वो हम कल्चर उस पर प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स से कि कोई भांगड़ा है किसी, जैसे पंजाब का, या कहीं का मान लो डांडिया है, तो आपकी साड़ी पे डांडिया हो रहा है, कोई आपके पूरा कल्चर एक साड़ी पे प्रिंट हो रहा है। तो वैसे ही हम डिज़ाइन, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करके या हम खुद डिज़ाइनर बन के नहीं रहना चाहते हैं, वैसे कि हम ब्रांड नहीं वैसे नहीं बनना चाहते कि हम खुद की साड़ियाँ लेके, लेकिन खुद कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शन हम रिलीज़ किया करेंगे फॉर पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, विद वैसे लिमिटेड कलेक्शन ओनली, कि सिर्फ एक साड़ी के सिर्फ 5 पीस, और टोटल अगर हमने 10 डिज़ाइन निकाले तो 50 साड़ी हम सिर्फ निकालेंगे, और ये 50 ही सिर्फ बेचेंगे। और एक ही रेट में निकालोगे या फिर वो रखोगे बिडिंग वाला सीन? बिडिंग वाला रखेंगे, तो इनमें तो नहीं रखेंगे बिडिंग वाला। तो मेरे बहुत लॉन्ग टर्म, वो एक बहुत बड़ा विजन है, पता नहीं कब पूरा होगा, कि मैं साड़ीज़ में ना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ, और मैं बन जाऊँगा। और हम एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जब हम इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाएं तो सब साड़ी पहनते हैं, लेकिन क्या हो अगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक तरह की एक ही साड़ी पहनी जाए। तो मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ कि उसमें चाहे मेरे को फ्री देनी पड़ जाए साड़ियाँ, कि उस टाइम इतना बड़ा ब्रांड बन जाऊँ कि मैं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को एक साड़ी उस दिन पहनाऊँ, कि सारा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है एक साथ इंडिपेंडेंस, और एक कलर की एक तरह का एक ही डिज़ाइन एक ही साड़ी पहन रहे हैं। तो ऐसा एक मेरा बहुत बड़ा प्रोडक्ट, बड़ा दूर का विजन है, पता नहीं कब पूरा होगा जाके। जल्दी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया, आपकी वेबसाइट के अंदर मैंने देखा है कि आपने वीडियोस डाल रखी है। अब वो जो वीडियोस है वो मैन्युफैक्चरर से आ रही है, आप शूट कर रहे हो? उसमें कुछ वीडियो जो है मैन्युफैक्चर से आ रही हैं, और कुछ हम खुद शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमने फैशन वीक्स किए हैं। तो फैशन वीक्स में क्या होता है कि हमें हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे मान लो हमने शूट पे कुछ खर्चा करना है, मान लो हमें शूट कराएंगे, हम 2 लाख 2.5 लाख खर्च कर रहे हैं, अगर हम उतना ही खर्चा फैशन वीक में करते हैं, तो एक तो क्या होता है कि आपको एक अच्छी ब्रांड प्रेजेंस अच्छी जगह पे पोजीशन करवाते हो, दूसरा फ्री में शूट होता है। एक मॉडल आपकी एक साड़ी पहन के आ रही है, तो टोटल मान लो 16 मॉडल है, 16 मॉडल से आपकी 16 डिफरेंट साड़ीज शूट होगी, 16 वीडियोज आपके पास आ जाएंगी, तो वहाँ से एक वीडियोज आ जाती हैं। दूसरा हम खुद के शूट्स भी करवाते हैं, कैंपेन शूट्स भी हमने अभी रिसेंट में किया था। जैसे हमने हिमाचल में अपने गांव में एक ब्रांड शूट किया था, पहली बार हमारे गांव में शूट हुआ था। तो उसका मोटिव ये था कि वी वांटेड टू टेल आवर स्टोरी इन आवर स्टाइल फ्रॉम आवर प्लेस, तो ये उस कैंपेन का मोटिव था। तो वहाँ से कुछ वीडियोज़ है हमारे पास, तो मोस्टली वीडियोज़ आ जाती है मैन्युफैक्चर से, लेकिन कुछ वीडियोज़ हम खुद की भी शूट करवाते हैं। फैशन वीक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता? फैशन वीक मतलब वो लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको उनके पास जाना पड़ता है? इनिशियली मैंने अप्रोच किया था फर्स्टली, कि मैं मतलब ये मैं इंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि मैं क्लब हाउस पे जाता था। क्लब हाउस पे हमारा एक प्रोमोटिव ब्रांड, मतलब हमारा एक खुद का ग्रुप था जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स आके पिच करते थे, पिच प्रिपेयर करते थे। तो वहीं पे मैं कुछ लोगों से मिला था जो फैशन इंडस्ट्री में थे, तो वो कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहे थे फैशन वीक, एशिया इंटरनेशनल फैशन वीक हो रहा था। तो उस इंटरनेशनल फैशन वीक दिल्ली में होने वाला था, तो उन्होंने मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच किया कि क्या स्पॉन्सर करोगे। और मेरे को वो अपॉर्चुनिटी सही लगी, क्योंकि वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से 6 कंट्रीज से डिज़ाइनर्स आ रहे थे, तो मेरे को लगी यहाँ पे मेरे को प्लेस करना चाहिए। तो हमने स्पॉन्सर किया वो इवेंट, और हमारे साथ को स्पॉन्सर था रजनीगंधा। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कितना स्पॉन्सर, कितना अमाउंट बड़ा अच्छा ठीक ठाक अमाउंट था वो, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन बहुत कम अमाउंट भी नहीं था, बहुत अच्छे अमाउंट के रजनीगंधा के साथ हम मतलब उस लेवल पे स्पॉन्सर किया था हमने। फिर उसके बाद उसी में हमें वो मिला था कि हम वॉक कर सकते थे फर्स्ट टाइम। तो मॉडल्स आपके हो गए, सब कुछ आपको? मॉडल्स उनकी होता है, सब उनका होता है। फैशन वीक्स में क्या रहता है कि उनका अपना ऑडिशन वगैरह चलते हैं, एंड दे फाइनलाइज फ्यू मॉडल, लेट्स से 50 मॉडल उन्होंने फाइनलाइज करी। अब क्या होगा, वहाँ पे शोज़ होंगे, 3 तरह के शोज़ होते हैं, 3D शो, 2D शो और 1D शो। 3D शो में क्या होगा कि 3 डिज़ाइनर की साड़ीज़ कंटिन्यू बैक टू बैक चलेंगी। तो अगर 50 मॉडल्स हैं तो 14 मॉडल्स आएंगी, वो आके अपना करेंगी एक डिज़ाइनर के, हर एक डिज़ाइनर के लिए। 2D शो में क्या होगा कि 2 डिज़ाइनर्स
की ही सिर्फ साड़ीज़ प्रेजेंट होंगी। तो उसमें टोटल आपको 25-25 मॉडल मिलेंगी, और जो फाइनल जो 1D शो होगा, पूरा फुल शो होगा, उस पर 50 की 50 मॉडल्स आपके लिए वर्क करेंगे और पूरा 1 घंटे का शो आपका होगा। तो ऐसे शोज़ वर्क करते हैं। और हमने मतलब पहले छोटे लेवल से शुरू किया, बहुत ही छोटा शो किया, उसके बाद हमने बहुत उसके ऊपर शो किया, फिर हमने बहुत बड़ा शो किया 1 डे फैशन वीक, और उसमें हमने अपनी ब्रांड की शो स्टॉपर लेके आए थे अलंकृता सहाय। सो अलंकृता सहाय इज़ अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, जिन्होंने लव पर स्क्वायर फीट में काम किया है, जिन्होंने बहुत सारे पंजाबी गाने मतलब निकले। तो ये आप लेके आए थे? इनको हम लेके, शो स्टॉपर जो है वो ब्रांड लेके आता है। तो क्या होता है, हर एक शो में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं, वन इज शो ओपनर एंड वन इज शो स्टॉपर। शो ओपनर वो हो गया जो जैसे वॉक स्टार्ट होती है तो वॉक में सबसे पहले जो आएगा वो आपका शो ओपनर हो गया। शो स्टॉपर वो हो गया जो पूरे शो को स्टॉप करेगा और फिर एंड में जो वॉक करेगा, और उसके साथ फिर बाकी लोग भी वॉक करेंगे, और वही जो शो स्टॉपर है वो डिज़ाइनर को भी लेके आती है आगे। तो जो 1D होता है उसके अंदर शो स्टॉपर चाहिए होता है? नहीं, सब में ही, अगर तो चाहे 3D करो 2D करो, शो स्टॉपर तो सब में ही चाहिए रहता है। हर एक डिज़ाइनर, जैसे डिज़ाइनर आता है ना, तो डिज़ाइनर जनरली शो स्टॉपर के साथ ही आता है। तो पहले शो स्टॉपर जाती है, फिर शो स्टॉपर वापस आती है, और डिज़ाइनर को तो अगर 3D है तो 3 शो स्टॉपर 3 शो स्टॉपर होंगी, हर एक डिज़ाइनर की अपनी शो स्टॉपर। अब चाहे वो एक नॉर्मल मॉडल को भी ले आ सकता है, चाहे वो एक बहुत बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी लेके आ सकता है। और खर्चा का आइडिया दो, अगर किसी को जाना है तो 1D का खर्चा, 2D का, 3D का, ऐसे थोड़ा समझाओ। अब जैसे अभी हम बॉम्बे टाइम्स करने जा रहे हैं, तो बॉम्बे टाइम्स इस टाइम पे इंडिया का सेकंड या हम लार्जेस्ट फैशन वीक बोल सकते हैं। एक लैक में होता है, दूसरा टाइम्स का होता है, और टाइम का सबसे बड़ा बॉम्बे में होता है, जहाँ पे मोस्ट सारे जो गेस्ट रहते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर्स सब लोग वहाँ पे रहते हैं, बॉलीवुड डिज़ाइनर्स रहते हैं। तो जब आप ऐसे लेवल का आपको शो करना है तो वहाँ पे आपको 1D का लगेगा करीब 8-10 लाख रुपया। और मैं इंक्लूडिंग शो स्टॉपर भी बोल रहा हूँ। इंक्लूडिंग शो स्टॉपर नहीं होगा, शो स्टॉपर अलग होगा। वो उसका क्या खर्चा? शो स्टॉपर तो फिर सेलिब्रिटी के हिसाब से। अब आप दीपिका पादुकोण को लेके आओगे तो 15-16-20 लाख रुपया लेगी, 25 लाख रुपया लेगी। अगर आप कुछ और नीचे लाओगे तो 5-10 लाख लेगी। अगर आप कोई और सेलिब्रिटी, ऐसा कोई एक्टर, टीवी एक्टर लेके आओगे तो 2 लाख रुपये लेगी। अगर आपको सिंपल कोई मॉडल लेके आनी है, इन्फ्लुएंसर लेके आनी है, तो वो 50,000 में भी आ जाएगी, या हो सकता है फ्री में भी आ जाए, बिकॉज बॉम्बे टाइम्स करने के लिए लोग कोलैब भी कर लेते हैं आपके साथ। और बहुत सारी बार ऐसा भी मैंने देखा है, क्योंकि डिज़ाइनर्स को अलाउड होता है 3 मॉडल्स लेके आना, तो क्या डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि मॉडल्स को बोलते हैं कि पे अस 1.5-2 लाख रुपये अगर आपको बॉम्बे टाइम्स में करना है। ओके। तो ये भी होता है इस इंडस्ट्री में। तो इन मोटा मोटा 10 लाख रुपये अगर आपको एक अच्छा शो करना है प्रेजेंट 1D पे, 1D पे। 2D पे? 2D पे आपका 6-7 लाख रुपया, ठीक है। 3D पे 4.5-5 लाख रुपया। ठीक। ये उस लेवल का करना। और हमारे पास कंट्रोल है, हमको 1D चाहिए तो हम उतने पैसे दे और चले जाए। ये स्लॉट्स होते हैं उनके पास, 4 ही स्लॉट है जी, जो सबसे ज़्यादा देगा वही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही रहता है वहाँ पे। दूसरा रहता है कि ये इतने बड़े लेवल पर ना, अगर वो भी सभी को नहीं लेते। मान लो जैसे कोई उठा दुकान वाला और मैं 10 लाख देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके खुद के क्राइटेरियाज रहते हैं कि क्या ये ब्रांड प्रेजेंट करने लायक है या नहीं है। बिकॉज ऐसे तो कोई भी उठ के 10 लाख देके सेलिब्रिटीज़ के, बॉलीवुड वालों के सामने आ जाए और अपना ब्रांड प्रेजेंट करके, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके खुद के क्राइटेरियाज रहते हैं। जब आप क्राइटेरियाज पास करते हो तब वो आपको फिर बुलाते हैं, सामने से इन्वाइट करते हैं कि हाँ आप आओ, तब वो आपको वजह रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड रहता है। हमने एक शो किया जैसे 1 डे, मैंने कहा, तो 1 डे फैशन वीक जो हमने दिल्ली में किया था, उसका अपना खर्चा इतना नहीं था, क्योंकि वो उतना बड़े लेवल का शो नहीं था। लेकिन वहाँ पर टॉप 10 डिज़ाइनर आए थे इंडिया के, रीना ढाका, मुमताज़ खान, और शो स्टॉपर कौन कौन आ रहे हैं, बढ़िया, मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ही शो स्टॉपर्स थे। तो उस लेवल का वो शो था। उस शो का अपना खर्चा आया था हमें टोटल हमारा टोटल खर्चा हुआ था 5-7 लाख रुपया उस पर्टिकुलर शो। 1D का? नो, वो हमारा 2D शो था, ठीक है। वो 2D था। लेकिन उसमें खर्चा इसलिए आया था बिकॉज हमने शो स्टॉपर अलंकृता सहाय को लेके आए, तो उनका खर्चा भी था। दूसरा, उसमें हमने बहुत ही प्रीमियम रेंजेस की साड़ीज़ को दिखाया था, क्योंकि वही कि हमने अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैंने कहा ना बढ़ा रहा था मैं, तो मेरे को और ये प्रीमियम क्या मतलब, यही 3-4 हज़ार रुपये टाइप से? प्रीमियम थी, वो 5-7 हज़ार की साड़ियाँ थी। ठीक है। कि वो मेरे कस्टमर के लिए वो प्रीमियम सेगमेंट है 5-7 हज़ार। लेकिन जो 5-7 हज़ार की मैं दे रहा हूँ वो तो ऑनलाइन में 15 हज़ार की होगी ना। तो वो हमने उनके साथ हमने उस पर्टिकुलर रेंज को हमने दुनिया को दिखाया था कि हाँ, दीवा महंगी साड़ीज़ भी करता है, अच्छी साड़ीज़ भी बनाता है, मतलब बनाता, अच्छी साड़ीज़ भी प्रोवाइड करा सकता है। तो वो हमने प्रॉपर शो किया था। अब इसके अंदर वीडियोस कैसे मिलती है और फोटोज कैसे मिलती है? सारा कंटेंट हमें ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, एक फुल मतलब विद एडिटिंग हमें मिलता है हर एक चीज़। विदाउट वाटरमार्क? विदाउट वाटरमार्क भी मिल जाता है। अच्छा, सब मिलता है, वो सब दे प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग। और इससे नीचे भी कोई इवेंट होता है क्या, अगर किसी का 4-5 लाख भी बजट है? लाख रुपए में हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी है? हाँ, फैशन वीक्स तो हर जगह हो रहे हैं। ठीक है। अब ये है कि आपको वही बात है ना कि आपको, तो मतलब बेसिकली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए जो हमको देख रहे होगे, उनको फोटोशूट कराना है। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है फोटोशूट और वीडियो शूट कराने का।
आपका कलेक्शन बन गई। तो मॉडल्स भी आपको नहीं चाहिए लॉजिकली, मेकअप भी आपको नहीं चाहिए, आपको बस कपड़े देने हैं, आपको सब कुछ वीडियो शूट सब कुछ होके मिल रहा है। दूसरी चीज़ आपको पीआर भी मिल रही है, आपके नाम पे आर्टिकल छप रहे हैं, आपके नाम की रील्स ऑटोमेटिकली जो ये फैशन वीक्स है उन पे जा रही हैं। चौथा, अगर 15 मॉडल आपकी साड़ियाँ पहनी तो 15 की 15 मॉडल आपकी स्टोरीज भी डाल रही हैं। आपकी जब वो साड़ी पहन के अपने पेज पे डालेंगी तो आपकी इनडायरेक्ट फ्री में कोलैबोरेशन भी हो रही है। तो आपका इन टोटल आराम से 3-3.5 लाख का तो काम फ्री में हो रहा है। सही बात है। तो अगर आप कोई अच्छा छोटा मोटा भी करो, चाहे 1-1.5 लाख रुपए में हो, नाम बताओ कुछ छोटा लाख में हो कुछ, रहा है। हाँ जो लाख 2 लाख। अभी मेरे फ्रेंड है एक संजय कनन, जो कि फैशन डायरेक्टर है, तो अभी उनका हो रहा है फैशन वीक हो रहा है दिल्ली इंटरनेशनल DIFW दिल्ली इंटरनेशनल फैशन वीक। उसमें भी मतलब पूरे वर्ल्ड से मल्टीपल डिज़ाइनर्स आ रहे हैं। तो उनके यहाँ पे मेरे हिसाब से यही बजट होगा, 1-1.5 लाख रुपए में आपको स्लॉट मिल जाएगा, लाख रुपए में। अब ये 1D है 2D है 3D है? इसमें ऐसा नहीं होगा कि 1D 2D होगा मेरे हिसाब से, अभी मेरे को बात पता ही नहीं है उनकी डिटेल्स का, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि आपको एक एक स्लॉट मिलेगा 20-20 मिनट का। तो ये पूरा का पूरा 1D शो ही हुआ, क्योंकि बैक टू बैक नहीं हो रहा है। तो 1D शो हुआ, लेकिन टाइम कम है, 20-20 मिनट है, लेकिन आपका सब कुछ है, मॉडल्स भी हैं, ऑडियंस भी। ऑडियंस से तो लेना देना ही नहीं है, चाहे वहाँ पे 10 लोग देखें, हाँ सही बात। आपको लेना देना है स्टेज से। स्टेज अच्छा है, मॉडल अच्छी हैं, अगर मॉडल तो स्टेज अच्छा है, फिर तो चाहे आप छोटा शो करो बड़ा शो एक ही बराबर। आपको तो वीडियोस लेनी है ना, उसके बाद आप उन वीडियोस को कैसे यूज़ तो वीडियो क्वालिटी सबकी अच्छी होती है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। करीब 15 तो कैमरा वाले खड़े रहते हैं, और न्यूज़ वाले टीम को 10-12 न्यूज़ वाले रहते हैं, जी मतलब हर तरह, मतलब बहुत आपको आराम से अच्छी PR मतलब अच्छी पोजीशनिंग हो जाती है ब्रांड की। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर कोई भी क्लोथिंग ब्रांड करना चाहता है ऐसा, तो वो बेस्ट। और क्लोथिंग उनको देनी पड़ती है या अपनी हो गई बाद में ले जाए? बाद में ले जाओ। अच्छा ऐसा तो नहीं है, नहीं, कोई रख लेगी। हमारे मतलब मेरा पर्सनल ये है कि मैं ये करता हूँ क्योंकि हमें लगता है कि ये ना हमारे लिए जो मॉडल्स हैं वो हमारे लिए फ्री में करनी है। तो हम ये पर्सनली करते हैं कि जब भी हम जो भी फैशन वीक करते हैं, जो साड़ीज हम लेके जाते हैं वो हम मॉडल्स को ऐसा गिफ्ट दे देते हैं। मतलब ये हमारा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। हमें मॉडल से मतलब हमने जब मॉडल्स को दी थी ना, तो यहाँ पे मेरा मंजीत बैठा है, तो 1-2 मॉडल्स मतलब रोने वाले इमोशनल हो गई वो, कि देयर लाइक कि हमें इतनी रिस्पेक्ट मतलब वह नहीं मिलती है डिज़ाइनर से कि आपने खुद की साड़ीज आप हमें गिफ्ट कर गए, क्योंकि नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है। अपने प्रोडक्ट्स लेके आए, आपने पहनाए, वापस लिए, और बाद में बेच दो। ठीक है, चलो अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो सेल्स आती हैं साड़ीज़ की, वो किस सिटीज़ से आती हैं? हमारे जो सबसे ज़्यादा सेल्स आती है वो साउथ इंडिया से आती है। हाँ जी, तेलंगाना और चेन्नई लीड करते हैं। सेकंड पे कोलकाता और महाराष्ट्र लीड करते हैं, सॉरी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लीड करते हैं। थर्ड पे कोलकाता आता है। अब जैसे एग्जांपल लूँ, मैं पंजाब की बात करता हूँ, तो पंजाब में ज़्यादातर कल्चर जो है सूट का है, वहाँ पे जो कल्चर है वो सूट का ही है। तो अगर ऐसी सिटी में कुछ प्लान है आपका कि कैसे हाउ यू विल इंक्रीज द सेल? नहीं, हमें पता है कि कौन सी जगह पे कौन सी साड़ी बिकती है ना। आपके पंजाब, मैं हिमाचल से आता हूँ, पंजाब हिमाचल में एम्ब्रॉयडरी बिकती है, वहाँ पे बनारसी कांजीवरम इस चीज़ का रिवाज नहीं है, और वहाँ पे ओकेजनल साड़ी बिकती है। तो वहाँ पे हमें तभी टारगेट करना है, मतलब हम एड्स ही नहीं रन करते हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में, तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से तो कैक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम वहाँ पे से ऐड तभी रन करेंगे जब ओकेजन आएगा, जैसे मान लो दिवाली आ रही है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तब हम रन करेंगे। लेकिन अब शार्क टैंक के बाद मतलब बहुत बड़ा चेंज आ गया नंबर्स में भी और लोकेशन में भी। तो अब एक प्रॉपर डेटा अभी हमें खुद को निकालना बाकी है कि अब ये जो पर्टिकुलर लास्ट वीक आया है, वहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो कहाँ से आए हैं। आज की जनरेशन की बात करूँ, राइट, अब यूजुअली साड़ीज़ जो हैं लड़कियाँ, वो या तो शादी पे पहनती हैं, उनकी खुद की शादी है, अदरवाइज साड़ीज़ बियर मिनिमम वो पहनना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में आपका क्या प्लान है कि कैसे उसको इंक्रीज़ करेंगे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक लड़की ने आज साड़ी दी, उसको कोई ना कोई ओकेजन होगा तभी वो ले रही है, अदरवाइज़ वो डेली यूज़ के लिए नहीं पहनती हैं आजकल साड़ियाँ। चाहे नॉर्थ में देख लो आप, या साउथ में भी जो वर्किंग क्लास है लड़कियाँ, वो सूट ही पहनती हैं। तो ऐसे में एक बार कस्टमर ने ले लिया, अब वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कैसे रिटेन होगा? इज़ देयर एनी प्लान? यस, तो एक बहुत अच्छा नंबर है, फैक्ट है इंडिया में, कि हमारे इंडिया में हर औरत, लड़की या औरत कोई भी, एक साल में एक बार 3 साड़ियाँ जरूर लेती है। एक पहनने के लिए, एक गिफ्ट करने के लिए, और एक उनको गिफ्ट मिलता है। तो एक साल में एक औरत को 3 साड़ियाँ जरूर मिलती है, किसी भी वे से मिले, ठीक है, ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज़ है, अगर आप आज की जनरेशन की बात कर रहे हो कि उनको हम कैसे साड़ियाँ, तो हम ऑलरेडी इन चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं। हम साड़ी एज अ लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं, साड़ी एज अ ट्रेंड में प्रमोट करने हम बहुत सारा काम करें इस चीज़ पे, जो कि ऑलरेडी आपको दिखना शुरू होगा। दूसरी चीज़ है कि हमें हर एक इंसान को हर रोज़ साड़ी नहीं बेचनी है। बहुत बड़ा है इंडिया, ठीक है, और बहुत बड़े इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है साड़ीज़ की। आज की डेट में बैठे 80,000 करोड़ की मार्केट है, और 2017 में यही मार्केट 38,000 करोड़ की थी। तो ग्रोथ चार्ट जो बहुत जल्दी बढ़ रहा है।
एक मिथ है ये, मतलब डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मिथ है कि साड़ीज़ अब ट्रेंड में नहीं है या साड़ीज़ का ग्राफ डाउन जा रहा होगा, लेकिन नहीं, साड़ी जो है वो अपैरल इंडस्ट्री में सबसे जल्दी ग्रो करनी है। और उसका रीज़न यही है कि ऑटोमेटिकली ट्रेंड में वापस आ रही है। लड़कियां साड़ीज़ सिर्फ ओकेजन में शादी पहनने के लिए नहीं, कॉलेज में फेयरवेल हो रही है तब भी साड़ी पहनी जाती है, होली हो रही है साड़ी, होली में अभी होली थी, हमारी वेबसाइट पर 80% सेल्स वाइट साड़ीज़ की हुई है। 80% वाइट साड़ी बिकी, सारी की सारी जो साड़ीज़ बिकी हैं वो पता है कौन सा एज ग्रुप है, 21 से लेकर 25 का एज ग्रुप। तो ये है, आप कस्टमर को लेनी है साड़ी, कस्टमर लेगा साड़ी, और ओकेजन आपको बना के देना पड़ेगा अगर नहीं भी लेना है तो। लेकिन जैसे अभी होली हमने प्रमोट किया, बड़े अच्छा मार्केटिंग कैंपेन किया और होली में हमारी वाइट साड़ीज़ बिकी और धड़ल्ले से बिकी, और वही एज ग्रुप को बिकी जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो। तो हमें वर्कआउट पहले तो अगर ऑलरेडी बिक रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बंदा आपसे जो सेगमेंट मेरे से नहीं ले रहा है उस सेगमेंट को मैं कैसे कैटर कर सकता हूँ वो मेरे को सोचना है, जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम हर सेगमेंट के लिए एक अलग तरह से कैटर करते हैं अपना कैंपेन। अगर कोई बड़ा 30 के ऊपर का एज ग्रुप है तो वहाँ पे हम ट्रेडिशनल बातें करेंगे, लेकिन जो 18 से 25 का एज ग्रुप है वहाँ पे हम ट्रेंडी बातें करेंगे, जेंजी वाली बातें करेंगे, साड़ी एज अ लाइफस्टाइल प्रमोट करने की बातें करेंगे। और हर दिन मेरे को नहीं पहनानी साड़ी लड़कियों को, लेकिन जब वो ओकेजन में जब भी पहने वो मेरे से खरीदे, ये मेरे को बस मेक श्योर करना है। सर जैसे आप शार्क टैंक पे आए हो, अब कंपटीशन भी बहुत देख रहा है आपको, तो अब वो लोग भी रेडी हैं मतलब अपना प्रोडक्ट लाने के लिए इस प्राइस रेंज में, तो कैसे आप टैकल करोगे इस चीज़ को? वो अपना प्रोडक्ट कैसे लाएंगे? मैं पहली चीज़ है ना, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं मैं उनके साथ कोलैबोरेशन की बातें कर रहा हूँ कि मैं एज अ प्लेटफॉर्म बड़ा बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दीवा को वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी ब्रांड, अच्छा ब्रांड जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है वो आके लिस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक हमारी प्रोसेस के थ्रू जाओ कि उसको गुजरना पड़ेगा। तो कोई भी ब्रांड जो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है वो मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका प्रोडक्ट मेरे पास है ही नहीं है, राइट, उसका प्रोडक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं है, तो उसमें कंपैरिजन ही नहीं बनता है। मेरे पास सीधा मैन्युफैक्चरर है, मेरे को ये मेक श्योर करना है कि जो मेरा मैन्युफैक्चरर है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर वो साड़ी सेल ना करे। अगर वो सेम साड़ी सेल कर रहा है तो उसका जो प्राइस है मेरे से ज़्यादा होना चाहिए, मेरे से कम नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मेरे को मेक श्योर करनी है बस, और हम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। हम मोनोपोली डिज़ाइन भी लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमारे हैं जो कि किसी 1-2 प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उनसे सीधी बात करता हूँ कि आपको मेरे साथ, अगर हम आपस में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ बेचो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साड़ी आप मेरे को दोगे, मेरे को सिर्फ 10 कलेक्शन दो, लेकिन 10 कलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि उनको नहीं जा रही है। तो वो उस 10 कलेक्शन मेरे लिए मोनोपोली डिज़ाइन हो गया ऑनलाइन में, और उस मोनोपोली पे मैं किसी भी अच्छे प्राइस, कोई भी प्रॉफिट पे खेल सकता हूँ। और ये सेम कंपटीशन के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनके पास भी अपना अपना एक मोनोपोली डिज़ाइन होगा, 10-10 उनके पास भी होंगे, तो क्या है वो भी अपने अच्छे मार्जिन पे खेल सकते हैं। अगर सेम 10 डिज़ाइन 3 लोगों को चले जाएंगे ना, तो ना वो प्रॉफिट बना पाएंगे ना हम बना पाएंगे। और कंपटीशन जो है वो हेल्दी, और कंपटीशन में सबको मजा आए, प्रॉफिट सबके बने तो मजा आता है। और लड़के तो क्या ही हो जाएगा, एट द एंड तो हम सबको बिजनेस करना है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये साड़ीज़ का है, ये वुमेन अबव 25-30 की रेंज के ऊपर लोग प्रेफर करते हैं, उन लोगों को ऑनलाइन लाना एक अपने आप में चैलेंज है, तो कैसे आप देखते हो? नहीं यार, इंडिया बहुत बड़ा है, जैसे हमने कहा ना 80,000 करोड़ की मार्केट है, उसमें 20,000 करोड़ की मार्केट ऑनलाइन की मार्केट है। तो ऑलरेडी जो ऑनलाइन मार्केट है उसी को कैटर करना है हमें, जो नहीं है उसको कैटर करना ही नहीं है ना, टारगेट करना है। और मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू तुम्हारे पास ये पूरा कंट्रोल रहता है कि तुम्हें किस जगह पे किस बंदे को टारगेट करना है और कितने एज ग्रुप वाले को टारगेट करना है। राइट एड कैंपेन बनाते हो ना, राइट प्लेस पे, राइट जगह पे, राइट बंदे को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको अच्छी सेल और अच्छा कैक डेफिनेटली आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना सीक्रेट बता दूं, तो हम 25 से 42 तक की रेंज को टारगेट करते हैं, सिर्फ वीमेन को टारगेट करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोकेशन है जहाँ पे हमें पता है कि हम विन कर रहे हैं वहाँ पे हम टारगेट करते हैं। और पर्टिकुलर जो उनका बिहेवियर है कि वो ऑफिस गोइंग होनी चाहिए, नर्सिस होनी चाहिए, टीचर्स होनी चाहिए, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी हो, इनको हम टारगेट करते हैं बस। और ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना ही, अगर आप उतने में से हमारी आराम से सेल निकल जाती है जितने हम थे। अब हम बड़े नंबर्स पे आ रहे हैं, तो अब हमें सबको टारगेट करना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा कैक की तरफ हो सकता है इंक्रीजमेंट आएगा, लेकिन हमें उसका भी टैकल धीरे धीरे सोल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर छोटे से निकल आ सकता है, लेकिन बड़े नंबर के लिए हमें बड़ी मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एंटर करने के लिए ब्रांड चाहिए था, अब ब्रांड वैल्यू हमें शार्क टैंक ने दे दी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो जिन कस्टमर को आप सोच रहे हो कि मैम टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम टारगेट करेंगे और वो भी कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। आपने अभी सीओडी और प्रीपेड के बारे में बात हो रही थी, तो अगर आप बताना चाहिए कि आपको पहले सीओडी का ईयर 1 ईयर 2 जैसे सर बात कर रहे थे, ईयर 1 में सीओडी प्रीपेड का क्या रेशियो था, फिर सीओडी प्रीपेड का क्या रेशियो था, और शार्क टैंक के बाद क्या था? फर्स्ट ईयर 1 में तो 100% COD ऑर्डर से, ठीक है, ईयर 2 में 90% COD ऑर्डर से, 10% प्रीपेड ऑर्डर से,
ईयर 3 के स्टार्टिंग में समझ लो 20% प्रीपेड आ गए थे, 80% COD ऑर्डर्स थे। जो कैंपेन से जो कस्टमर आ रहा है वो COD ही कर रहा है मोस्टली। शार्क टैंक के बाद अब वाइस वर्सा हो गया है, 80% प्रीपेड ऑर्डर्स, 20% COD। गिरते गिरते भी 65-70% हमारे प्रीपेड ऑर्डर्स हैं, बाकी COD। ये 10% के पीछे का अगर आप बताना चाहिए, आपने शॉपिफाई पे कुछ एक्सटेंशन, कोई प्लगइन्स वगैरह लगाए जिसकी वजह से पुश हुआ? हाँ, चेकआउट के लिए हमने प्लगइन्स लगाए हैं। दूसरा, हमने वेबसाइट का UIX थोड़ा सा बेटर किया है, वीडियो प्लगइन्स हमने लगाए हुए हैं। तो ये ऐप पुश, और थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमने वो लगाया है। दूसरा, कुछ डिस्काउंट्स की प्रीपेड, अगर आप प्रीपेड करते हो तो डिलीवरी फास्ट होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, और बार बार पुश आता रहता है कि ये अभी 10 मिनट पहले किसी ने ऑर्डर करी है प्रीपेड में। तो ये पर्टिकुलर प्लगइन्स है, लेकिन ये शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते होंगे जितना ब्रांड वैल्यू, जैसे सर ने कहा कि ट्रस्ट क्रिएट करता है। क्योंकि 5-10% एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 100 साड़ियाँ बिक रही है, 10 का आ गया तो क्या हो गया। लेकिन वहाँ से सीधा उल्टा हो जाना कि 60% ही प्रीपेड आना, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। और बिजनेस, एज अ बिजनेस हमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जैसे हम मैन्युफैक्चर के साथ हमने अब पहले तो हम क्या करते थे कि जैसे साड़ी ऑर्डर आई तो हमें पहले पेमेंट देनी पड़ती थी। अब हमने उनके 10 डेज़ का साइकिल रखा है कि 10 दिन का आपको एक साथ पे करेंगे। मेरे पास 10 दिन है, ठीक है। अगर मेरे को प्रीपेड ऑर्डर आता है तो कल के, आज 10 लाख की सेल हुई, अगर 60% मेरा प्रीपेड है तो 6 लाख की सेल मेरे अकाउंट में कल आ जाएगी। अब मैं उस 6 लाख को यूज़ कर सकता हूँ अगले 9 दिन तक। तो वहाँ से वो 6 लाख का कितना बन सकता है बिजनेस में, अगर आपका अच्छा ROA आ रहा है, 10x आ रहा है, 12x आ रहा है, 8x एटलीस्ट आ रहा है, 5x आ रहा है, तो वहाँ से उस 6 लाख को हम इतना यूज़ कर सकते हैं कि जब हम 10th डे उसको पेमेंट देने जाएंगे उतना हम ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके होंगे। कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स? 7 दिन COD में ना। हाँ, 7 दिन, 8वें दिन पेमेंट हमारे अकाउंट में होती है मैक्स टू मैक्स। तो 7 दिन का कैपिटल भी तो फंस गया। तो अब किसी को नया स्टार्ट करना हो तो आप सेकंड इंडस्ट्री या थर्ड इंडस्ट्री कौन सी चूज करते हैं जिसमें भी आपको लगता है गैप है? कुर्तीज़, यस। ऑलरेडी मतलब कुर्तीज़ में ऑनलाइन में एक तो कैक बहुत कम है, साड़ी से भी कम कैक है, ठीक है। अगर मतलब प्रॉफिट और बिजनेस की बात करें, मतलब टेक्सटाइल की बात करें हम स्पेशली ना, तो कुर्तीज़ में बहुत अच्छा एक बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सकता है। क्योंकि टेक्सटाइल इरेगुलेटर मार्केट है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और उसका थोड़ा रिसर्च करो। कुर्तीज़ का ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत हाईली ग्रो कर रहा है, शायद 14-15% से ग्रो कर रहा है कुर्तीज़ का इंडस्ट्री। और दूसरा, कैक बहुत कम है उसमें, और उसमें जो एज सेगमेंट है वो वाला नहीं है जो हमारा साड़ीज़ वाला है, ठीक है। तो एकदम ही डिफरेंट कस्टमर है। तो अगर आप उसमें ट्राई करोगे तो वहाँ पे अच्छा एक, अगर आपको चाहे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है तो आप सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अगर ई-कॉमर्स में चालू करना चाहते हो तो कुर्ती इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट इन अपैरल इंडस्ट्री, जिससे आप अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। और किसी को अगर मेंस वियर में करना है? मेंस वियर है, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता ऑनलाइन का। मतलब मेरे को पर्सनली मेरे को लगता है कि ऑनलाइन में मेंस वियर जो ब्रांड्स हैं वो लॉस मेकिंग हैं अभी भी। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लड़के लोग एक तो परचेज़ बहुत ऐसा इम्पल्स बाइंग नहीं करते हैं। लड़के मतलब लेडीज़ करती हैं, आप उनको कुछ दिखा ना तो वो परचेज़ मार देंगी। हम नहीं मारते, हम देखेंगे, हमें डिज़ाइन अच्छा लगेगा लेकिन खरीदेंगे नहीं। हम जाके लेना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ें हम सोच के लेना पसंद करते हैं। हमारे ऊपर मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। जब भी हम 500 भी खर्च करते हैं, सोच के खर्च करते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेंस फैशन इंडस्ट्री में ऑनलाइन में मेरे को समझ नहीं आते हैं। इसलिए मेरे को इतना ना इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, ना मैं इसमें इंसाइट्स लेता हूँ। मतलब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव जो कि मैं रखता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो करते हैं ये, तो उनसे जब मैं बात करता हूँ हमें समझ आता है ये उनका कैक बहुत हाई है। और मेंस इंडस्ट्री में मतलब मेरे जो 2-3 दोस्त हैं, शायद एक अभी ब्रांड शार्क टैंक में आने वाला है, तो उनका कैक 550 है। बड़े ब्रांड होने के, नाम होने के बाद भी उनका कैक 550 है। तो ये है, मतलब कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए तो फिर विन नहीं हो पाएगी, लॉस मेकिंग रहेगा। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है ये। हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में, मेरे इंसाइट्स हो सकता है कि मेरे को जहाँ से इंसाइट्स मिले वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हम, मेरा पर्सपेक्टिव ये है मेन इंडस्ट्री के लिए ऑनलाइन की। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी इंसाइट मिली और ऑडियंस के भी आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर होस्टिंग मी एंड स्पेशली टू ऑडियंस जिन्होंने हमें सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें प्यार दीजिएगा, ऐसे ही बहुत प्यार मिल रहा है पूरी इंडिया से शार्क टैंक के बाद से। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।